That is true. I'm the Baba of Hindi pop and Baba of live shows. Pushpa, 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 Pushpa. I've been very lucky कि जब भी कोई एटीट्यूड वाला या टाइटल सॉन्ग का एक गाना आता है तो उसमें हमेशा वो मुझे याद करते हैं. बड़ी बड़ी मूवी फ्लॉप हो रही है. उसका रीजन क्या है कि म्यूजिक नहीं है वहां पे. पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जब से शुरू हुई है, कोई भी मूवी उठाओ जिसका म्यूजिक बड़ा है, आशिकी 1 लगा लो, आशिकी 2 लगा लो, शायद लोग ये भी भूल जाते हैं उसमें एक्टर्स कौन है, लेकिन लोगों को गाने याद है. देखो तो मौजा में भी वो एक किस्म का टाइटल सॉन्ग ही है, सिंग इज किंग, या फिर अपनी तो जैसे तैसे, जुम्मे की रात. तो जब गाना पहला ओपन होता है लकीली मेरी आवाज़ में, तो वो पूरी मूवी को भी बेनिफिट रहता है और मुझे भी बेनिफिट रहता है. वो गाना थोड़ा टंग ट्विस्टिंग था, टुन्ने का टक जलंधर इंजन पिस्टन पेचा हुए. तो मुझे इतनी अकल ही नहीं थी कि यार मुझे जाके अच्छा अरेंजर लेना चाहिए, अच्छा राइटर लेना चाहिए. तो सावन लगी आग में मेरी वॉइस और अच्छी हो सकती थी. रिदमदा के साथ काम करता था, मुझे बार बार ओ माई तेनू गट गट पीला, ओ माई तेनू गट गट. मैं कहा भाई गट 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 पीला. देखिए व्हाट इज गट गट. मैंने गट गट में लगा जैसे हम दारू पीते हैं या पानी पीते हैं या शरबत पीते हैं, तो एक बार में जो यूं पीते हैं उसको बोलते गट गट पीला. अच्छा ये मतलब तो गट गट. मैं क्या नहीं, गट गट नहीं हो. ओ माही मेरा शरबत मारगा, ओ माही तेनू गट गट पीला. मैंने कभी नहीं पोइट्री पढ़ी. अगर आप बुक की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहब है, तो उसके अंदर सब कुछ ही है. yes, yes. और वो पूरी जो गुरबानी है रागों में है. मैं कभी भी आपको ये नजर आएगा मीका बेचारा नजर नहीं आएगा, मुझे ये वर्ड नहीं अच्छा लगता. मैं चाहता हूँ मीका सिंह जब बैठता है आपको देखेंगे तो आपको लगता है हाँ यार साला बैठा हुआ बंदा, को मर्द बैठा है. मैंने बहुत सारे झटके खाए, स्ट्रगल वर्ड में यूज नहीं करता. तो आज जितने भी बच्चे अगर किसी और का गाना गा रहे हैं और वो भी गाना अंतर से, आपको अंतर का मतलब तो समझ होगा. हम गाना गाते थे अंतर से, जैसे है दुनिया में नहीं है आज मेरा साथ दीवाना, ये हम स्टाइल लेके आए हैं. सोनू निगम साहब, अरिजीत, शान भाई और भी जितने आतिफ असलम, ये एक साइड हो जाती है. इस तरफ आता है हनी सिंह, दिलजीत, बादशाह, करण औजला भी आजकल चल रहा है. तो दोनों तरफ मैं टिका हूँ. तो मैं पहली बार जब उनको मिला था, शायद सलमान भाई को याद हो तो दैट वाज 98, और उनको गाने का बहुत शौक है. वो गाते हैं, वो किसी के सामने भी गा सकते हैं. और वो सामने वाले से घबराते नहीं है कि यार तू सिंगर होगा, अपने घर होगा, मैं गाऊंगा. सामने इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी है लिमोजिन, उस पर मैंने सुनिधि को बोला बैठो और उनके पापा को बोला बैठो. उठा के मैं ले गया सीधा होटल में. वो गाड़ी थी आमिर खान साहब की. अब उनका स्वीट रूम था. मुझे नहीं पता कि भाई जो हम आजकल जो बेचारे सिंगर्स घूम रहे हैं इनको वो रूम मिलना चाहिए ट्विंस बेड वाला. मुझे लगा कि हम स्टार हैं, हम स्वीट में ठहरे, पता नहीं ना. जाके मैं आमिर भाई के रूम में ठहर के जाके वो आए, बड़े प्यार से उन्होंने नॉक करा. तो मैंने खोला थोड़ा, ओ सॉरी ये आपका रूम है. मैं क्या हाँ सर ये मेरा रूम है. अच्छा. वो बेचारे मेरे रूम में सो गए. शायद उनको अभी वो देखेंगे, शायद उनको पूरी बातें याद आ गई. अक्षय पाई जी ने मुझे जब मेरी फिल्म शुरू होने वाली थी तो मुझे थाईलैंड में मिले थे, हम दोनों का शो था. तो बड़े प्यार से मेरे रूम में आए, ओए तू मूवी बना रहे हैं. कहता तू इतना बड़ा रॉक स्टार है, तू इतना तूने नाम इज्जत कमाई, तो क्यों प्रोड्यूसर बन रहा है. दूसरी तरफ सलमान भाई, उन्होंने मुझे बोला कि यार पाजी अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप आओ ना पिक्चर में. मैंने उनकी बात नहीं सुनी. बट वो इतना ख़राब एक्सपीरियंस था कि मैंने एक चीज़ नोट करी, अगर वो थर्मा प्रोडक्शन है या यशराज प्रोडक्शन है तो जितने भी ये एक्टर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं उनके चरणों में. वो बोलते हैं हमें अलग अलग रूम चाहिए. अरे भाई तुम शादीशुदा तो तुम्हें अलग अलग रूम क्यों चाहिए. आप लोग एक रूम में रह सकते हो ना यार. आई एम श्योर कि अगर बिपाशा करण सिंह सुन रहे हैं, डबिंग में इतनी प्रॉब्लम है, गला खराब है, नहीं आ रहे, फलाना नहीं आ रहे, दोनों को किसिंग नहीं करनी है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, उस पर लिखा हुआ हमने कॉन्ट्रैक्ट में कि दिस इज ए किसिंग सीन. और जब मैं ये गाना गा रहा था तो बार बार निकास का एक अपना स्टाइल है, जो वो चाहते थे मैं ऐसे गाऊँ. तो रहमान सर बहुत स्वीट हैं, बहुत स्वीटली बोला सो व्हाट इज योर स्टाइल. प्यार की लूं मैं इतनी जल गई, ये जो क्रैक होता है. तो इसमें मैं कोल्ड प्ले बैंड को मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, बट नॉर्मली जो टिकट्स का जो फंडा है, 3 मिनट्स में टिकट्स बिक गई, कैसे पॉसिबल है यार. आई डोंट थिंक कि ये सारे हमें सिंगर्स पे रोक टोक लगानी चाहिए कि भाई तुमने ऐसा कराया था. जो ऑडियंस को पसंद आता है, अगर ऑडियंस को, अब कोई भी क्लब में जा रहा हो जाके डेफिनेटली दारू ही पी गए. हाँ अगर ऑडियंस ही मना कर दे भाई आज के बाद आप ये गाने दारू पे गाने मत गाओ या गैंगस्टर सॉन्ग मत बनाओ तो समझ आती है. पर अरिजीत भाई को मैं ये मैसेज जरूर दूंगा कि आज की डेट में सिर्फ गाना चलता है. Mika Paji, your film Pushpa 2 is setting new benchmarks at the box office. What is also appealing to the viewers is the music of the film, and especially the title track.
Pushpa Pushpa for which पुष्पा you पुष्पा पुष्पा yes, for which you have पुष्पा given पुष्पा 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 तू दाढ़ी पे जो हाथ लगाए सारी दुनिया हिले. so then did you expect such a massive response for the song of the film नहीं, ऑफ कोर्स मैं हमेशा सोचता हूँ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वेलकम है विशाल भाई, हमेशा आपको मैं देखता आया हूँ. सो पुष्पा 2 की जो स्टोरी है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं डीएसपी, उसका शॉर्ट नेम है डीएसपी, देवी प्रसाद. इज अ देवी शंकर वेरी प्रसाद. टैलेंटेड गाय एंड मैंने काफ़ी उनके साथ तेलुगु सॉन्ग्स करे हैं पहले. एंड व्हेन इट कम्स टू पुष्पा, तो उन्होंने स्पेशली ही कॉल्ड मी टू बेंगलोर. आई वेंट देयर फॉर रिकॉर्डिंग. तो उन्होंने बोला ये गाना है पुष्पा पुष्पा पुष्पा. और वो जो स्पेशली वॉइस है ना पुष्पा पुष्पा, वो कंप्यूटराइज वॉइस है जिसके अंदर मैं और नकाश दोनों हैं. yeah उस एक पर्टिकुलर पुष्पा 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 के अंदर. तो जब ये गाना मैंने रिकॉर्ड किया था, आई थिंक पूरा हमारा 4 घंटे लग गए थे. इस गाने को नहीं लगे थे, हिंदी वाले वर्जन को. मैंने तेलुगु वर्जन भी गाया, okay उसको बहुत लंबा टाइम मुझे लगा. बट ओवरऑल व्हेन इट कम्स टू एटीट्यूड, तो आई एम वेरी लकी, आई हैव बीन वेरी लकी कि जब भी कोई एटीट्यूड वाला या टाइटल सॉन्ग का एक गाना आता है तो उसमें हमेशा वो मुझे याद करते हैं. और ऑफ कोर्स मैंने सोचा था ये गाना बड़ा होगा, तो उस तरीके से ही मैं गाने को गाता हूँ. जब भी मैं कोई टाइटल सॉन्ग गाता हूँ, लकीली वो गाना हमेशा बहुत बड़ा हिट होता है. एंड उससे बड़ी बात है कि पुष्पा 2 जो मूवी है वो भी सुपर हिट मूवी है एंड बहुत ही अच्छी मूवी है. बहुत ही अच्छा काम करा है अल्लू अर्जुन ने. but have you listened to the Tamil and Telugu versions of the song हाँ, तेलुगु वर्जन मैंने गाया साथ में. do you listen to your own song मैं बिल्कुल सुनता हूँ. रिस्पॉन्स तो अब सुनना क्या है, तो हर जगह मैं अगर सोशल मीडिया ओपन करता हूँ तो एक ही गाना चल रहा है. एंड आई थिंक इसको गाने को भी 6 महीने हो गए. 6 महीने से वो सिर्फ पुष्पा पुष्पा, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे पुष्पा का गाना उन्होंने प्ले नहीं करा हो. इवन क्रिकेट मैचेस में भी ये गाना चला है बहुत. so then like you said it took you 4 hours to record just the Telugu version हाँ. but who all were present during the song recording क्या Allu Arjun भी थे नहीं, अल्लू नहीं थे, बट देवी प्रसाद द होल नाइट ही वाज देयर. एंड हाँ, एक और उनके साथ उनके असिस्टेंट होते हैं. सो बहुत मज़ा आया जब ये रिकॉर्डिंग थी. एंड ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय. नॉट कि पुष्पा 2, आप पुष्पा 1 देखो, उसमें सारे जो गाने उनके सुपर हिट है. और मेरा ये एक मैसेज है पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को. आई आल्सो बिलोंग टू अ बॉलीवुड इंडस्ट्री. कि क्या होता है कि ये लोग जब मूवी बनाते हैं, बहुत सारी मूवी का आपने रिजल्ट देखा होगा, बड़ी बड़ी मूवी फ्लॉप हो रही है. एंड जिनकी फ्लॉप मूवी उनको पता भी हो रहा है. उसका रीज़न क्या है कि म्यूज़िक नहीं है वहाँ पे. आप पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री जब से शुरू हुई है, कोई भी मूवी उठाओ जिसका म्यूज़िक बड़ा है, आशिकी 1 लगा लो, आशिकी 2 लगा लो, शायद लोग ये भी भूल जाते हैं उसमें एक्टर्स कौन है, लेकिन लोगों को गाने याद है. बिल्कुल आज मैं आपसे गाना पूछता हूँ, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम. आपको उसका एक्टर नहीं याद होगा, लेकिन आपको हीरोइन याद होगी, बिकॉज Zinat Aman जिनात अमान, द गॉर्जियस जिनात अमान. तो म्यूजिक का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो हम लोग भूल जाते हैं, भूल भी रहे हैं. you're right सडनली उनको लगता है हमने स्टोरी बना दी, मारपीट कर दी, ये कर दिया. अरे भाई, हमारी इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में टिकी क्यों है? बिकॉज ऑफ द म्यूजिक. आज भी हम लता जी का गाना सुनते हैं, लग जा गले, इतने सालों पुराना वो गाना है. तो जब भी म्यूजिक अच्छा आएगा, फिल्म सुपरहिट होने ही वाली. और भी जो मेरे सुपरस्टार जिनके साथ मैंने पहले काम करा, भाई मेरी आवाज़ ना लो लेकिन गाना अच्छे लो, म्यूजिक अच्छा लो, ताकि आपकी मूवी सुपरहिट जाए. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पहले पुष्पा 1, बिकॉज कोविड के टाइम वो फिल्म आई थी. आई थिंक बिकॉज ऑफ द म्यूजिक बॉलीवुड दोबारा वापस आया था, जो भी उसके गाने सुपरहिट गए. सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी एनिमल, yes भूल भुलैया. yes जब भी गाने Ashiki अच्छे 2 हैं, Ashiki 2 आशिकी is a 2 big तो example biggest example हो, हाँ, एक बिगेस्ट एग्जाम्पल. बट नॉर्मली जब भी म्यूजिक अच्छा आएगा, फिल्म हिट होने ही होनी है. तो जो मूवीज नहीं चल रही बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, कहीं ना कहीं वो सारी जो स्टोरी है उनको एक्शन में ही घुस जाना है, या स्टोरी में घुस जाना है, या एक्टिंग में घुस जाना है. उसके अलावा सबसे बड़ा इम्पैक्ट है म्यूजिक, जो हम मिस कर रहे हैं. तो जब भी म्यूजिक अच्छा होगा, गाना अच्छा होगा, मूवी चलने ही वाली है. एंड जैसे मैंने गाना गाया, जितना अच्छा गाना उन्होंने कंपोज करा देवी प्रसाद ने, या जिस दिल से मैंने गाना गाया, उससे मच बेटर अल्लू अर्जुन ने उस पर परफॉर्म करा है. यस, एंड क्रेडिट गोज टू हमारे कोरियोग्राफर गणेश आचार्य जी. आई थिंक सारे गाने वही करते हैं. गणेश जी, यू आर सुपर.
So then please give us few lines in your voice of Pushpa Pushpa. मैं सिर्फ 2 लाइन ही गाऊंगा यही, पुष्पा 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 पुष्पा, तू दाढ़ी पे जो हाथ लगाए सारी दुनिया हिले, पुष्पा 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 पुष्पा, प्रणाम गुरुदेव को सलाम महादेव, प्रणाम महादेव को सलाम गुरुदेव को, छूना है तो माँ के छू कदम। कि यू रियली लाइक, एंड कौन से गाने हैं जो टाइटल सॉन्ग्स हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं? देखिए, जो मेरा सबसे पहला बड़ा ब्रेक था, डैट वाज गिटार, जो प्रीतम दा ने मुझसे गाना गवाया था, गिटार एंड गणपत। गणपत मेरा खुद का गाना है जो विच इज़ कंपोज संग रिटन बाय मी, और दूसरा मेरा गाना था गिटार। आप तब से लेके देख लो, अगर शूट आउट एट लोखंडवाला मेरी मूवी में गाना था, उस मूवी में मेरा गाना था गणपत, वो गणपत टाइटल सॉन्ग ही बन गया था। फिर गिटार, उस फिल्म में और भी गाने बड़े अच्छे थे। मौजा मौजा सबसे बड़ा एग्जांपल, जिसके अंदर पूरी एल्बम ही सुपर हिट है, सभी सिंगर्स ने कमाल का उसमें गाने गाए हैं, जिसमें से मेरा एक गाना है मौजा ही मौजा। उससे पूरी मूवी को भी बेनिफिट होता है, You know, I मुझे have भी a बेनिफिट different होता है। question for मौजा जी, मौजा, जी। बट टाइटल सॉन्ग्स की बात हो रही है। हाँ। तो कौन से टाइटल ट्रैक्स हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, या जो आपको लगता है कि योर वॉइस सूट्स? मैं वहीं पे आ रहा हूँ। जी। जैसे मैंने मौजा की बात करी है, तो मौजा में भी वो एक किस्म का टाइटल सॉन्ग ही है, सिंग इज किंग, या फिर अपनी तो जैसे तैसे, जुम्मे की रात। तो जब गाना पहला ओपन होता है लकीली मेरी आवाज़ में, तो वो पूरी मूवी को भी बेनिफिट रहता है और मुझे भी बेनिफिट रहता है। एक और जब गाना miss कर रहे- जब मैं गाना गाता हूँ तो वो पूरा मेरे कंधे पे एक बंदूक होती है। अक्सर क्या होता है, पूरी मूवी बन जाती है, पूरी फिल्म शूट हो जाती है, सारे गाने भी शूट हो जाते हैं, एंड में उनको याद आता है 1 हफ्ते पहले कि यार ऐसे करते हैं, मिका का गाना डाल देते हैं। तो जब भी वो गाना 1 हफ्ते पहले ही भले मैं गाता हूँ, तो पूरी मेरे 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 पे प्रेशर होता है, पूरा मेरे कंधे पे बंदूक होती है, गाना हिट ही होना चाहिए। थैंक गॉड, रब दी बड़ी मेहर है, वाहिगुरू दी मेहर है, एंड थैंक्स टू माई ऑल वंडरफुल फैंस, ये गाना आते ही सुपर हिट हो जाता। एक गाना आप शायद मिस कर रहे हैं। आज की बाटी। द गाना वाज ओए लकी लकी ओए। ओए लकी लकी ओए। इट वाज अ वेरी कोकी सॉन्ग। क्या यादें हैं आपकी टू रिकॉर्ड दैट? वो गाना थोड़ा टंग ट्विस्टिंग था, बहुत ही सिंगिंग वाइज नहीं मुश्किल था, लेकिन उसको याद करना। ओम टुन्न का टक जलंधर, इंजन पिस्टन पेचा होए, डिक्कियां बोनट क्लच प्लेटा, मोगे शमोगे बेचा होए, दुध मलाई कुकड़ शुक्कड़ कर बर्गर शर्गोरे, तू ही बरस्टर तू ही कलेक्टर फिर भी सला खाए अंदर होए। तो काइंड ऑफ रैप और टंग ट्विस्टिंग, और बहुत अच्छी याद है मेरी। और वो गाना आई थिंक सुपर हिट रहा। वो हमारी स्नेहा ने उसका म्यूजिक किया था, पूरी फिल्म के एक्चुअली म्यूजिक बहुत अच्छा था। If we look at your filmography, you're only associated with super hit song, and mostly those are dance peppy numbers For last 25 years. from last 25 years. Then do you know what is it about your voice that makes it so special? That you can say God gifted. एंड मैं ज़्यादा उसमें एफर्ट्स नहीं लगाता जब भी मैं कोई गाने गाता हूँ। हाँ, उसमें एक मेरा एक वखरा सा एक मैं स्टाइल और स्वैग लेके आता हूँ, और आई थिंक मैं लकली अभी जब से मैं आया हूँ, उससे पहले तो सारे लेजेंड्स से ही हैं, मैं अपने आपको लेजेंड्स में नहीं गिनता, पर जब से मैं आया हूँ लकली मेरी जो एक आवाज़ है वो आपको रेडियो पे भी दिखाई देती है। अक्सर लोगों की आवाज़ रेडियो पे सुनाई देती है, और मैं कभी किसी गाने को प्रमोट नहीं करता। ये मेरी पहला इंटरव्यू है, बिकॉज आप लोगों ने मुझे बोला, अदरवाइज मैं कभी भी नहीं बोलता जी मेरा गाना आने वाला है, मेरी इंटरव्यू करो, या मैं पागल हो जाता हूँ पॉडकास्ट में जाके। मेरी वो फितरत नहीं है। मुझे अच्छा लगता है जो मेरे फैंस हैं उनको मैं रेडियो पे दिखाई देता हूँ, सुनाई तो अलग होता है। मैं कभी मेरे गाने से पहले नहीं बोलता मिका सिंह ये वो, मेरा नाम नहीं आएगा कभी भी। मैं किसी इंटरव्यू में कभी पोस्ट नहीं करता ओवर मेरा गाना सुनो, मेरा गाना, दिस इज माय सॉन्ग। बट थैंक्स टू माय लवली ऑडियंस जो मेरी आवाज़ पहचानते हैं, एंड वही मेरी यूएसपी है। तो जब मैं गाना गाता हूँ तो उसके अंदर मेरा थोड़ा सा एटीट्यूड, और उसमें थोड़ा सा रोमांस, और उसमें थोड़ा सा स्वैग। मगर आपके इफ वी लुक एट योर इंस्टाग्राम फीड, यू कीप सेइंग मिका सिंह बाप ऑफ पॉप। That is true. I'm the Bab of Indie Pop and Bab of live shows. I'll tell you why. अभी जितने भी 2000 से पहले पीछे छोड़ दो, सभी लेजेंड्स के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन जैसे उसमें लकी अली साहब वो अलग कैटेगरी है, मोहित चौहान अलग कैटेगरी। नॉर्मली जितने भी सिंगर्स होंगे बोलेंगे यार आपका फेवरेट सिंगर कौन है, बोलेंगे यार मेरे पंजाब वाले बोलेंगे जी साढ़े फेवरेट सिंगर ने गुरदास मान साहब। अरे भाई, अगर आपके गुरदास मान साहब फेवरेट सिंगर हैं तो उनकी कॉपी करो ना आप।
आपके स्वैग में, आपकी ड्रेसेस में, आपके गॉगल्स में, आपकी चेन्स में गुरदास मान साहब तो नजर नहीं आते। तो वाई यू आर हाइडिंग कि आप अपने बाप को, अपने पापा को फॉलो करते हो, उसका स्वैग बताने में क्या हर्ज है। मैं मान साहब को फॉलो करता हूँ, मैंने ये दाढ़ी का स्टाइल उनका चुराया है, एंड द वे ही परफॉर्म शुरू से, वो तो लेजेंड ही है। तो जो चीज़ें मैंने उनसे सीखी मैं हमेशा अपनी सिंगिंग में लेके आता हूँ और मैं बोलता भी। लेकिन ये जितने बच्चे हैं जो आजकल स्वैग में घूम रहे हो, कभी नहीं बताते कि उन्होंने बचपन में देखा किसको है। हमेशा हम किसी को देखते हैं तो ही आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने शाहरुख खान साहब को देखा कि यार क्या एक्टिंग है, क्या बिजनेसमैन है, क्या उनका जलवा है, तो उनको देख के हम आगे बढ़ेंगे ना। कोई ना कोई तो है जिसको हम देख के आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जिनको मैं बोलता कि हम तो पापा हो, तो पापा भी तो फॉलो कर दे। एक टाइम था विशाल भाई कि जब मैं पार्टीज में जाता था बोलते थे कि यार ये लोग चश्मा पहन के बड़ा चूतिया लग रहा है ना, ये क्या पहन के घूमता रहता है काला चश्मा इतने रात को। एक दिन दिलीप पाजी मुझे बोले क्या तू पागल तो नहीं गया, तू क्या अपनी आंखें छुपाता रहता है, तो हमेशा चश्मा पहन के घूमता रहता है। मैं कहा यार मुझे ना अच्छा लगता है। एक सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है कि मैं जब भी फ्लाइट में होता हूँ सुबह के टाइम, बहुत टायर्ड होता हूँ, तो फैंस बेचारे आते हैं कि सेल्फी, मैं कभी भी मना नहीं करता, मैं अपना चश्मा पहनता हूँ, मेरा मेकअप हो जाता, विच इज़ मुझे लगता है मुझे बड़ा सूट करता है। चलो कट्टू ये बड़ा चूतिया लगता है, उधर दिलीप पाजी को गुस्सा आता था। आज पूरा बॉलीवुड, आप किसी बड़े अवार्ड्स पे चल जाओ, किसी के बर्थडे पे चल जाओ, सारे चश्मे लगाए घूम रहे हैं। वो लोग जो मुझे, मैंने सुनता भी था लिफ्ट में, मेरे बारे में बोल रहे हैं कि यार ये बुद्धू लग रहा है, क्या कर रहा है यार ये। आज सभी बड़े बड़े लेजेंड्स जो हैं परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो चश्मे पहन के परफॉर्म करते हैं। तो कहीं ना कहीं से मगर एक आपको नई ये आइडिया चीज। कहाँ से आया? कौन सा? आपने किसको देख के ये फॉलो किया? मैं तो सेल्फी के चक्कर में करता ना, लोग फोटो खिंचाते थे हर जगह। और मुझे अच्छा लगता है। चलो बाकी तो अक्सर बाहर के जो सिंगर्स हैं वो हमेशा चश्मे पहनते हैं, बट इंडिया में ये ऐसा कल्चर था नहीं। ये चेन वेन, लाउड रहना, इंटरव्यूज देने, या फिर अपने गाने को बिग बॉस में जाके प्रमोट करना, अपने गाने को कपिल शर्मा के शो पे जाके प्रमोट करना, अपने गाने को सारे गामा या कहीं भी जाके अपने गाने को। मूवी जाती थी, सिंगर कभी नहीं जाते थे। कभी ऐसा नहीं होता था कि एक सिंगर जो है वो कॉमेडी शो में भी जज बैठा हुआ है। पहले सिर्फ होता था जो सिंगर्स हैं वो सिंगिंग के शो पे ही जज बैठते थे। तो ये हम स्वैग लेके आए कि हम हर जगह जा सकते हैं, हर जगह बैठ सकते हैं और अपना गाना, जैसे एक्टर्स प्रमोट करते हैं, अपना कोई भी एल्बम हो, वो एल्बम को हम बिग बॉस में या बड़े बड़े शोज में, सारे बच्चे जा ही रहे हैं, पापा को फॉलो कर रहे हैं। बट आई फील गुड कि जो हम स्वैग, जो हम स्टाइल लेके आए थे, स्पेशली क्रेडिट गोज टू दिलीप मेहंदी साहब, द रियल पॉप सिंगर, जिन्होंने सबसे पहले ये एक बड़ा धमाकेदार शोज, ड्रेसेस, लाइटिंग, ऑर्केस्ट्रा, पैसा चार्ज करना और इंडस्ट्री को बताना कि मैं एक पॉप सिंगर हूँ, तो वहाँ से शुरू हुआ है। उसको मैं आगे लेगेसी को संभाल रहा हूँ। आपके बड़े भाई हैं जी, माई रियल ब्रदर एंड माई गुरु। देन फ्रॉम सावन में लग गई आँख टू पुष्पा पुष्पा, हाउ वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन द वेरी टेंजिबल चेंज इन योर वोकल टेक्सचर ओवर द ईयर्स? कैसे आपकी आवाज़ में बदलाव हुआ फ्रॉम योर फर्स्ट सॉन्ग टिल नाउ? देखो आवाज़ में तो बदलाव आता है, एंड बहुत कम। क्या आपको लगता है कि मैं पहले इस तरह साउंड करता था, नाउ दिस इज माय वॉइस? नहीं, मेरे में ना एक कमी थी शुरू में, दैट वाज कि मैं कोशिश नहीं करता था कि मैं किसी और अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करूं, एक अच्छे राइटर्स के साथ काम करूं, एक अच्छी टीम के साथ काम करूं। मुझे पता ही नहीं था। सावन में लग गया, मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने उसका रिदम सेक्शन करा है, हरिओम साहब, और उसमें जो अरेंजमेंट थोड़ा बहुत किया है, एक डैनियल करके हैं जिन्होंने कीबोर्ड उसके अंदर। डैनियल बी जॉर्ज। हाँ जी, आजकल बहुत बड़े हैं, तब भी बड़े थे। बाकी सारा म्यूजिक अरेंज्ड, कंपोज्ड बाय द फुल 8 सॉन्ग्स थे एक एल्बम के अंदर। तो मुझे इतनी अकल ही नहीं थी कि यार मुझे जाके अच्छा अरेंजर लेना चाहिए, अच्छा राइटर लेना चाहिए, अच्छा कंपोजर लेना चाहिए, बिकॉज अभी तो जो भी म्यूजिक बनाता है उसके पास 10 अरेंजर होते हैं, 10 राइटर्स होते हैं। Okay. तो सावन लगी आग में मेरी वॉइस और अच्छी हो सकती थी, अरेंजमेंट और अच्छा हो सकता था, उसके बावजूद गाना चल गया। सारी उसके अंदर कमियां थी, पर वो ये ना, जब खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान। तो वो जो मेरा शुरुआत हुई, उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार अगर ये चल सकता है तो मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। देन मैं बहुत रियाज व्याज करा मैंने, बिकॉज मुझे आई वांटेड टू बिकम ए म्यूजिक डायरेक्टर, नॉट अ सिंगर। इसलिए मैंने वो आवाज़ पे फोकस नहीं करा। मुझे लगता था नहीं, अनु मलिक साहब हो गए, आर डी बर्मन साहब हो गए, बप्पी दा हो गए, जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स आते हैं उनकी आवाज़ हमेशा अलग ही रहती है।
तो मुझे था मैं एक दिन म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा, बट गाना हिट हो गया। फिर मैं उसके बाद प्रॉपर मैंने रियाज करा, अपनी आवाज़ के अंदर बहुत सारे चेंज लेके आए, बट यूएसपी मेरी वही है जो मेरा वोकल है। तभी थोड़ा बच्चा था, और हमेशा जब आप बच्चे होते हो तो आपकी टोन थोड़ी अलग होती है, थोड़ा थोड़ा जब आप मेच्योर होते हो तो अच्छा एक कॉन्फिडेंस और एक बेस आपकी आवाज़ में आता है। क्या आप कोई एग्जांपल देके आप बताना चाहेंगे कि पहले कैसे साउंड करते थे आप और अब कैसे? थोड़ा शार्प था आवाज़। अभी भी जैसे मैं, हो सावन में लग गई आग दिल, हो सावन में लग गई आग दिल मेरा, हाय। This is all. जी। You know, you of course acted in a Punjabi movie called Mitti. It was a small role, and you actually played a singer in it. राइट। Now you are acting in Welcome to Jungle with यस, your- वेलकम टू जंगल भी, और एक मेरी और मूवी आ रही है, उस मूवी में भी मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। तो वो मूवी त्रिदा चौधरी है उसके अंदर, और प्रतीक सेजपाल है, बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, ही वाज इन बिग बॉस। देन इज अ ब्यूटीफुल हॉट गर्ल निक्की तंबोली। तो हम चारों की एक बहुत ही फाड़ू मूवी आ रही है, एंड उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, म्यूजिक बहुत अच्छा है। आई एम श्योर कि वो 2025 की एक अच्छी म्यूजिकल मूवी होगी। मिट्टी में क्या था कि मैं एक मेरे पास जब वो टीम आई थी, लखविंदर एक दोस्त है मेरे, तो उन्होंने बोला था कि आपको म्यूज़िक देना। मैं कहा डन। मैंने उनके 2-3 गाने बनाए और उनको गाने पसंद आए। तो बाद में वो कहते यार ऐसा है कि हमें हमारी मूवी में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज वो मूवी बिकेगी नहीं जब तक कोई बड़ा नाम ना आए। मैंने उनको पहले तो मैंने कहा ठीक है बताइए क्या करना है। भाजी तानू एक्टिंग करनी होगी। मैं कहा यार ना मैं इतना फिट हूँ, उस वक्त गोलू मोलू सा मैं हूँ ना, मुझे एक्टिंग का शौक है, मेरा अच्छा काम चल रहा है, और जो अच्छा खासा सुपरस्टार एक नाम फेम मनी कमाता है वो मेरे पास है, तो मैं खाम का एक्टिंग करके ना काम खराब हो जाएगा। फिर उन्होंने बहुत मेरे को प्यार से हाथ पांव जोड़े कि यार आपको एक्टिंग करनी है। तो मैंने कहा ठीक है एक काम करो कि मुझे एक चौथा रोल दे दो, ताकि कल को अगर फिल्म ऊपर ऊपर नीचे हो तो भाई जो मेन हीरो उस पर आए। बिकॉज मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, बट जितेंद्र करके वो डायरेक्टर साहब थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम कराया। फिर भी मैंने उनकी अच्छी सी अगर बात सुनी होती तो शायद मैं और अच्छा रोल कर पाता, बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी इन शोज। तो उस मूवी में आप देखोगे कभी मैं पता हूँ कभी मोटा हूँ, तो मैं जब भी उनको डेट्स देता था तो उस हिसाब से उन्होंने मेरे से काम लिया। बट मूवी का जो रिजल्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो स्पेशली मेरे जितने भी पंजाबी फैंस हैं उनको वो मूवी बहुत ही अच्छी लगी, और उसके गाने भी सुपरहिट गए। So क्या अब प्लान है? You've been singing from last 25 years to now act in देखो movie? एक्टिंग मुझे कोई ऐसा नहीं कि मुझे किसी और एक्टर्स को दिखाना कि आई एम द बेस्ट, या मुझे मेरे पास पैसा बहुत आ गया तो मैं प्रोड्यूसर बन जाऊँ। एक बार मैंने गलती करी थी, आपने पूछा नहीं। एक मैंने मूवी बनाई थी जिसका नाम है डेंजरस, जिसके अंदर बिपाशा बासु हैं और Yes, you can करण use सिंह that film, ग्रोवर। yes. मैंने प्रोड्यूस करी, बहुत अच्छा खासा मैंने पैसा उसमें ठोक दिया, और मेरे साथ टीम भी बड़ी सॉलिड थी। विक्रम भट्ट साहब ने वो फिल्म लिखी थी, और भूषण पटेल ने। तो मैंने पूरी उनकी ही टीम ली, बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर। मैंने कभी इनके बारे में मेंशन नहीं करा, बट डैट वाज अ हॉरेबल, मेरे पास वो जो Experience. एक्सपीरियंस था, हॉरेबल एक्सपीरियंस था। पूरा लंदन में शूट हो रहा है और फालतू के ड्रामे ये वो। और जब मैं मूवी बनाना चाहता था मुझे था कि यार करण सिंह ग्रोवर एक अच्छा हैंडसम लड़का है, और मेरी बजट में मूवी बन जाएगी। कोई भी मैं एक न्यू कमर लड़की लॉन्च कर दूंगा तो अपनी एक मूवी अच्छी हो जाएगी। भूषण पटेल जी रहेंगे, तो बजट भी मेरा छोटा सा बजट था, बट समहाउ बिपाशा जी उसमें कूद के कि नहीं यार कि हम दोनों आ सकते हैं, दोनों बजट में भी आए। पर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ख़राब रहा क्योंकि डबिंग पे टाइम नहीं और अक्षय पाजी ने मुझे जब मेरी फिल्म शुरू होने वाले थे तो मुझे थाईलैंड में वो मिले थे, हम दोनों का शो था, तो बड़े प्यार से मेरे रूम में आए, ओए तू मूवी बना रहे हैं, केड़ी मूवी बना रहे हैं? तो मैंने बोला पाजी मैं प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पैसा कौन लगा रहा है? मैं क्या पाजी पैसा मैं खुद लगा। तू बेवकूफ है, तू दरवाजे दे बाहर खड़े होके वैनिटी दे दरवाजे दे बाहर खड़े होके बोलेगा मैडम शॉट इज रेडी, मैडम शॉट इज रेडी, हेलो सर शॉट इज रेडी। कहता तू इतना बड़ा रॉक स्टार है, तू इतना तूने नाम इज्जत कमाई, तो क्यों प्रोड्यूसर बन रहा है? प्रोड्यूसर का मतलब है वैनिटी के बाहर खड़े रहो और टिक टिक करते रहो। क्या आप खड़े हुए थे? नहीं मैं तो नहीं खड़ा हुआ, पर उन्होंने जो बताया। तो तू कहता अपने पैसे मत डुबो भाई, किसी और को ले ले। और दूसरी तरफ सलमान भाई, उन्होंने मुझे बोला कि यार पाजी अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप आओ ना पिक्चर में। आप एनीवे कहता
बाकी जिनको आप ले रहे हो उनसे तो आप ही ज़्यादा पॉपुलर हो। मैंने उनकी बात नहीं सुनी, मेरे को था नहीं मुझे प्रोड्यूसर बनना है, मुझे अच्छा म्यूज़िक देना है। हालांकि अगर मैं चाहता इतने करोड़ लगा के तो मैं खुद ही हीरो आ जाता, भले फ्लॉप भी होता तो एटलीस्ट मेरे गाने चल जाते। बट वो इतना ख़राब एक्सपीरियंस था कि मैंने एक चीज़ नोट करी, अगर वो थर्मा प्रोडक्शन है या यशराज प्रोडक्शन है तो जितने भी ये एक्टर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं उनके चरणों में, और उनका कोई ऐसे कीड़े जैसा रोल होगा, उसी को बोलते रहेंगे थैंक यू करण जी, थैंक यू यशराज प्रोडक्शन में मज़ा आ गया। तो मुझे बड़ा फील होता है कि यार अगर कोई छोटा प्रोड्यूसर है तो पैसा तो उसका लग ही रहा है ना भाई, और ठोक के पैसा लग रहा है। मैं पूरी यहाँ से टीम लेके गया हूँ लंदन में शूट करने के लिए, आज तक मैंने एक कभी बात नहीं करी। तो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो भी बेचारे मेरे जैसे आते हैं जिनको कीड़ा होता है मैंने प्रोड्यूसर बना, तो प्रोड्यूसर का ये भी हाल होता है। कटुपुरी 50 लोगों की टीम लंदन गई है शूटिंग करने के लिए, वहीं पे 2 महीने से शूटिंग चल रही है। मगर क्या प्लान था? 2 महीने प्लान ही था 2 महीने का प्लान था? नहीं, 1 महीने का प्लान था। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई कि यार पहले हमने दिखाया कि यार ये रूम है, तो इस रूम में ही बिकॉज हस्बैंड वाइफ है तो दोनों उसमें रहेंगे। मैं खुल के बता रहा, कभी मैं बताया नहीं है। मे बी वो मेरी इंटरव्यूज देखेंगे शायद उनको भी ये सीखने को मिलेगा कि देवर रॉन्ग। वो बोलते हैं हमें अलग अलग रूम चाहिए। अरे भाई तुम शादीशुदा तो तुम्हें अलग अलग रूम क्यों चाहिए? आप लोग एक रूम में रह सकते हो ना यार। चलो ये कट्टू नहीं, हमें इस होटल जिस होटल में हम ठहरे थे उसमें जुड़वा की शूटिंग हुई थी, तो इनको हम यहाँ से दोनों निकले किसी और होटल में शिफ्ट हो गए। और वहाँ जाके जब कोई स्टंट का सीन आया था तो करण सिंह ग्रोवर की लात में फ्रैक्चर आ गया, शूट फिर रुक गया हमारा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, जिसके कारण मैं तो कानों पे हाथ लगा था कि साला मैं प्रोड्यूस ही नहीं करूँगा कोई मूवी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। आई एम श्योर कि अगर बिपाशा करण सिंह सुन रहे हैं, डबिंग में इतनी प्रॉब्लम है, गला ख़राब है, नहीं आ रहे, फलाना नहीं आ रहे। मुझे होता है कि जब आपको पेमेंट पूरी मिल रही है जितनी आप मांग रहे हो और पूरा हमारा खर्चा हुआ है, तो आई थिंक जितने भी मेरे न्यू कमर्स या जितने भी प्यारे प्यारे एक्टर्स हैं जो सोचते हैं कि हम क्यों पीछे रह गए लाइफ के अंदर, या हम मीका सिंह की तरह इतने सक्सेसफुल अमीर क्यों नहीं बन पाए, इसका रीज़न है कभी भी किसी अपने प्रोड्यूसर को, अपने क्लाइंट को आप दुखी मत करो। मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस में आप कभी नहीं सुनोगे मीका जी शो से भाग गया है, या शो पे इसको पेमेंट कम मिलेगी उसने शो छोड़ दिया। मैं ऐसा नहीं कर रहा। या सडनली मीका प्रेसिडेंशियल स्वीट मांग रहा है किसी यूपी के गांव में जहाँ पे है ही नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत खराब लगती है तो कि क्या जब इन एक्टर्स ने प्रेसिडेंशियल स्वीट डिमांड किया था? नहीं, मतलब फालतू का टाइम गया मेरा 6 महीने, जहाँ मेरी चीज़ मूवी हमारी 1 2 3 महीने में ख़त्म होनी थी, उसमें बहुत लंबा टाइम चल गया। एंड छोटे छोटे इश्यूज हुए, दोनों को किसिंग नहीं करनी है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, उस पर लिखा हुआ हमने कॉन्ट्रैक्ट में कि देयर इज ए किसिंग सीन इन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, नहीं हम नहीं करेंगे। तो मैं बहुत परेशान हो गया, हालांकि मेरा कोई काम नहीं है, मैं वहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, शो कर रहा हूँ, मैं फ़ोन उठा रहा हूँ, क्या हो गया यार, पैसा नहीं पहुँचा, नहीं पैसा पहुँच गया, खाना नहीं पहुँचा, ये नहीं पहुँचा। और टीम उनकी खुद की थी विक्रम भट्ट साहब की। तब से मैंने कान को हाथ लगाया भी, और भी जो मेरे जैसे बेचारे थोड़े बहुत पैसे कमा के घूम रहे हैं, फिल्म प्रोड्यूस नहीं करने का तो न्यू कमर्स को चांस देने का। Sure. यस सर। Coming back to your singing, you know, what are your memories of recording the song Moja Hi Moja? Because I remember that song was, the whole marketing of the film was planned around that song, and that song was shot after the principal photography of the film. वो बाद में ऐड हुआ था. Do you remember that recording of that song? वो गाना बहुत ही मेरे दिल के करीब है। एंड वो इरशाद कामिल वो गाना लिखा था उन सब, और वो भी अच्छी पंजाबी बोलते हैं। और प्रीतम दा का म्यूज़िक था, बिकॉज प्रीतम दा तो वैसे ही लेजेंड ही है। जिस भी सिंगर को, जिस भी गाने को उन्होंने यूँ टच कर दिया, गाना सुपरहिट ही है। और उस पर कमाल की बात थी कि एक तरफ श्रेया का गाना, एक तरफ बोई चौहान का गाना, एक तरफ सोनू निगम साहब और जावेद अली दोनों का गाना है। और उसमें एक बहुत अच्छी गज़ल भी थी, आओगे जब, उसके अंदर मेरा गाना मौजा ही मौजा, जो कि लास्ट में गाना हुआ था, और वो गाना बिकम नंबर 1। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं गाना रिकॉर्ड भी कर रहा था, उसके अंदर हमने तभी लेयरिंग की थी, बिकॉज स्केल बड़ा ऊंचा था। तो उसमें डी करी थी डबल, जिसको हम वॉइस कहते हैं। तो राणा एक लड़का था, तो वो उनके साथ ही प्रीतम दा के साथ काम करता था। मुझे बार बार ओ माई तेनू गट गट पीला, ओ माई तेनू गट गट, मैं कहा भाई गट गट पीला। देखिए व्हाट इज गट गट, मैंने गट गट में लगा जैसे हम दारू पीते हैं या पानी पीते हैं या शरबत पीते हैं, तो एक बार में जो यूं पीते हैं उसको बोलते गट गट पीना। तो अच्छा ये मतलब तो गट गट, मैं क्या नहीं, गट गट नहीं हो। ओ माही मेरा शरबत वर्गा,
ओ माही तेनू गट गट पी ला, ओ माही मेरा दिल मैनू कही जाए, दिल मैनू कही जाए खुल के जी ला, मिठड़े हासे ओ माही तेरे आसे पासे। तो उसमें हिंदी और पंजाबी। तो जब भी प्रीतम दा मेरे से गाना गवाते हैं वो मेरे से 3 चीजें मांगते हैं कि मेलोडी चाहिए, डन। नॉर्मली जितने सिंगर हैं वो मेलोडी ही गाते हैं, जो मेलोडी के जो रोमांटिक सिंगर गाते हैं, जो रोमांटिक सॉन्ग्स गाते हैं, या 2-4 एटीट्यूड वाले जो सिर्फ एटीट्यूड ही गाते हैं। इनको चाहिए मेलोडी, एटीट्यूड और रोमांस, तीनों चीजें मिक्स करके दो। पर थैंक यू प्रीतम दा, जैसे जैसे इन्होंने मुझे बोला है मैं कोशिश करता हूँ कि वैसा ही वो काम हो, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो आज उसको गाने को 17 साल हो गए। बट उस गाने से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था बॉलीवुड में, टू मार्केट फिल्म, टू प्लान फिल्म मार्केटिंग अराउंड द सॉन्ग, एंड देन दैट वाज फॉलोड बाय योर अदर सॉन्ग जुगनी फ्रॉम तनु वर्मा। वेल वो मेरे लिए बहुत प्यारा और बहुत अच्छा मोमेंट इसलिए था बिकॉज सरोज जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और जब हम दूरदर्शन में इंटरव्यूज देखते थे तभी सुनते थे कि जो 1 2 3 जो माधुरी दीक्षित जी का गाना है वो सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया। तो मन में था कि यार कभी बड़े होंगे या कभी मुंबई जाएंगे या कभी हमें दर्शन उनके होंगे। बट आई बीन वेरी लकी कि वो गाना उन्होंने वो किया था, कोरियोग्राफ किया था, जिसके अंदर मैं भी हूँ गाने के अंदर, और आर महादेवन भी हैं, एंड हमारी ब्यूटीफुल गॉर्जियस कंगना भी हैं उसके अंदर। तो वो एक पहला ऐसा गाना था कि जिसके अंदर मैं पूरा डांस वांस करके आ रहा हूँ और अपना स्वैग लेके आ रहा हूँ, और बहुत ही ऊंचा गाना था वो। हो जुगनी नोटी नखरे वाली सारे पिंडा दी ये पाली, ये था। तो मैंने उस स्केल को हाई पिच पे ले गया। तो मैंने उसका स्केल, बिकॉज पूरा म्यूजिक सेट हो चुका था, पूरा उसको चेंज नहीं कर पाते, तो मैंने बोला कोई बात नहीं यार, ये लो ऑक्टेव का मैं हाई पे गाऊंगा। तो वो फिर मैंने हो जुगनी नौटी नखरे वाली सारे पिंडा दी ये पाली, दिल विच प्यार बुलाते गाली, ओए फिर मेरे आ जुगनी, फिर मेरे आ जुगनी कहंदी है ना अली दा लैंदी हाय। मिका, जुगनी की बात हो रही है, डू यू रीड मॉडर्न पोइट्री या डू यू रीड पोइट्री इन जनरल? फॉर मैं नॉर्मली बिल्कुल पोइट्री नहीं सुनता पोइट्री, और हाँ या बिकॉज बाबा हम बुल्ले शाह के कुछ पंजाब में पैदा हुए हैं, पंजाब में रहे हैं, तो शुरू से ही गुरदास मान साहब, हंसराज हंस जी, सुदूर सिकंदर जी, तो उन्होंने गाया ही बहुत कमाल कमाल के। और हमारे सबसे बड़े सूफी सिंगर जो हमारे नुसरत साहब है, आई थिंक उनसे बेटर अभी तो कोई ना गा पाया है ना गा पाएगा। तो शुरू से उन्होंने बाबा बुल्ले शाह की बहुत सारी कवालियाँ उन्होंने गाई हैं, तो उनसे ही सुन सुन के हमने थोड़ा बहुत सूफी या पोइट्री सुनी है। मगर बिकॉज यू सेड यू वांटेड टू बी अ म्यूजिक कंपोजर, तो क्या आप पढ़ते हैं पोएम्स या डू यू रीड पोएट्री इन जनरल, इधर बाय जावेद अख्तर और बाय इरशाद कामिल? नहीं, मैंने कभी नहीं पोइट्री पढ़ी। सिर्फ से शुरू से मैंने, जैसे नुसरत साहब हो गए या मान साहब, बहुत ज़्यादा बाबा बुल्ले शाह की चीज़ें गाते हैं, तो उनसे ही मैं बहुत सारी मेरे को इंस्पिरेशन मिली है। और दूसरी सबसे बड़ी हमारी, अगर आप बुक की बात करें तो गुरु ग्रंथ साहब है, तो उसके अंदर सब कुछ ही है। यस यस, हर धर्म के बारे में उसके अंदर लिखा हुआ है। तो शुरू से हम जपजी साहब पढ़ते हैं, सुखमनी साहब पढ़ते आए हैं, रहराज साहब पढ़ते हैं, और आशा दीवार जो सुबह 4 बजे होती है, और वो पूरी जो गुरबानी है रागों में है। यस यस यस, राग गौड़ी महला पंजवा, यस यस, राग गौड़ी महला चौथा, तो हर जो पूरी बानी है, बहुत सारे लोग ये बता ही नहीं पाते, पूरी बानी ही राग में, सबसे पहले राग ही आता है। तो राग गौड़ी महला पंजवा, तो पंजवा मतलब 5वीं पातशाही। तो बहुत सारे लोग ये ना एक्सप्लेन करते हैं ना ही कोई पूछता है, तो पूरी हमारी गुरबानी ही रागों में है। तो मैं शुरू से कीर्तन मैंने करा है अपने पिताजी के साथ, तो बहुत सारी चीज़ें बचपन में ही हमें सीखने को मिल गई। तो बहुत सारी पोइट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिन लोगों ने अगर एक बार जपजी साहब पढ़ लिया या रहराज साहब पढ़ लिया या आसादी बार सुन ली, तो आपको सब कुछ ही उसके अंदर मिल जाएगा। सो देन कोई फेवरेट राग है आपका जो आज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं, मैं प्रैक्टिस तो शो पे मेरी होती, बिकॉज 3-3 घंटे मुझे गाने का बहुत शौक रहता है, परफॉर्म करने का। मुझे घर पे गाने का नहीं इतना शौक होता। आई एम नॉट ए महफिल वाला सिंगर नहीं हूँ, कभी कभी गजल गुजल मैं गा देता हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं परफॉर्म ही करता हूँ। मगर कोई फेवरेट राग है आपका जो आपको? जी, मतलब शुरू से ही आई थिंक जब आप शुरू करते हैं तो 2 ही राग होते हैं, या तो राग भोपाली होता है या यमन राग होता है, या यमन कल्याण। सा निरे गा रे निरे गा मा गा रे निरे गा मा पा मा गा रे निरे गा मा पा दा पा मा गा रे निरे गा मा पा दा नि दा पा मा गा रे सा।
गा गा रे सा नी धा पा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये यमन कल्याण बन जाता है, जिसके अंदर माँ तीव्र भी लगता है और शुद्ध माँ भी लगता है। Okay. तो ये मैंने शुरू से बहुत सीखा अपने पापा जी से। फिर सारे गा पा धा सा, ये राग भोपाली बन जाता है। तो और भैरवी? भैरवी में सारे गा पा धा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये जो जब रे कोमल लग जाता है वो भैरवी हो जाता है। तो अगर आपको ये बेसिक्स नॉलेज आ जाए तो आप लॉन्ग टाइम तक टिक सकते हो। तो मैं इसलिए बहुत लकी रहा हूँ कि थोड़ी बहुत जो मेरे को नॉलेज रही है उसमें आपको दोनों चीज़ें में मौका मिलता है। एक तरफ क्लासिकल भी? क्लासिकल भी और एक तरफ वेस्टर्न भी। वेस्टर्न में इसलिए मुझे आता है क्योंकि मैं गिटार बहुत अच्छी बजाता हूँ और 8 साल मैंने गिटार बजाई है। दिलीप जी के साथ भी बहुत काम किया मैंने एज ए गिटारिस्ट। कोई जागरण नहीं छोड़ा जहाँ पे जागरण में मैंने गिटार प्ले करी है, ड्रम प्ले करा है, कभी कभी तालियां भी बजाई है, जय माता दी। तो ये शुरू से जो हमने एक हसलर की तरह स्ट्रीट जिसको बोलते हैं स्ट्रीट फाइटर, स्ट्रीट स्मार्ट की तरह हमने जो काम किया ना, ये उसी का नतीजा है कि हमने हर कुछ लाइफ में देखा है। तो हमें ना आप देखोगे ये बेचारा बाइपोलर है या इसका ये हो गया, ये झटका खा लिया है, या आजकल वो बेचारा सैड फीलिंग कर रहा है, आजकल वो उसको कुछ ये हो गया। ये आप चीज़ें मेरे अंदर दिखाई नहीं देंगी आपको। मैं कभी भी आपको ये नजर आएगा मीका बेचारा नजर नहीं आएगा, मुझे ये वर्ड नहीं अच्छा लगता। मैं चाहता हूँ मीका सिंह जब बैठता है आपको देखेंगे तो आपको लगता है हाँ यार साला बैठा हुआ वो बंदा को मर्द बैठा है। ये नहीं आज मेरे ये हो गया, आज मैं सैड हो गया, आज मैंने थप्पड़ खा लिया, आज मेरे को जूता फेंक दिया। मेरे शो पे ऐसा नहीं होता, बिकॉज मैं 25 साल से इस इंडस्ट्री में मैं हूँ और कोई तुक्का लगा के फ्लूक लगा के मैं नहीं आया हूँ। मैंने बहुत सारे झटके खाए, स्ट्रगल वर्ड में यूज़ नहीं करता। आई डोंट लाइक हाँ मैं स्ट्रगल करता था जब मैं 100 रुपया लेता था। हाँ ऑफकोर्स मैं 100 रुपया लेता था गिटार प्ले करने का, कई बार तालियां बजाने का 50 रुपये मिलते। उसमें गलत बात क्या है? आपकी हैसियत से, आपकी हैसियत के हिसाब से आपको लाइफ में पैसे मिलते हैं। हाँ किस्मत है, भगवान साथ में है कि जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हमें मिल गया। बट आपको काम के लिए कभी भी ना नहीं करने का। Is that why you are successful in both of these sort of sections? देखो यार, जब आपने ट्रेन का सबसे पीछे वाला नॉन एसी, वैसे तो पूरी हमारी ट्रेन में ही पूरी एसी नहीं था, उस पर भी सबसे पीछे वाला डिब्बे के अंदर भी अगर आप ऊपर सोते हो जहाँ पे सामान रखते हैं, आप शायद वो जगह किसी ने, जो नए नए बेचारे नमूने आ रहे हैं सो कॉल स्टार्स, इन्होंने वो जगह देखी नहीं है। और उसके लिए ये नहीं कि वो जगह आपको देखनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या क्या उन्होंने देखा है। जब तक आप लोगों की गाने, जैसे हम लाइव शो में गाते हैं, मैंने देखा है, मैं अपने गाने गाता था। मैं अपने गाने क्यों गाता था? क्योंकि मैंने जिन सिंगर्स को देखा था वो भी अपने ही गाने गाते थे। अब गाना ही एक है, सावन में लग गई, तो उसके अलावा आप क्या करोगे? 3 घंटे का आपका शो है। देन दिलीप जी का भी एक ही गाना आया था, तारा रारा। पूरा 3 घंटे का शो आप कैसे चलाओगे? आपके पास जुम्मे जुम्मे 4 गाने हैं, 4 गाने में इतनी बड़ी लाइटिंग करके आप कूद कूद के गाओगे, कैसे चलेगा? रिपीट नहीं होगे। रिपीट के लिए हम दोनों भाई ने प्लान किया, हम दोनों एक साथ काम करते थे कि हम आज के बाद सभी सिंगर्स के गाने गाएंगे, नो मैटर वो गाना चाहे किशोर कुमार साहब का हो, चाहे गुरदास मान साहब का हो। हमारी ईगो खत्म करेंगे, हमने शो हिट देना है। तो आज जितने भी बच्चे अगर किसी और का गाना गा रहे हैं, और वो भी गाना अंतरे से, आपको अंतरे का मतलब तो समझ होगा, हम गाना गाते थे अंतरे से, जैसे है दुनिया में नहीं है आज मेरा सा दीवाना, हर किसी की जुबां पे है मेरा ही तराना, सबकी जुबां पे है यही बात, छाया है मेरा ही नशा है हो बचना। यहां से गाना शुरू होता है। ये हम स्टाइल लेके आए हैं। और अगर कोई भी ये मेरी इंटरव्यू देख रहा है और बोलेगा नहीं हम लेके, ये स्वैग ही हम लेके आए हैं कि भाई गाना हम अंतरे से उठाएंगे। सपोज सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली, आज तक जितने भी रिमिक्सेस आ रहे हैं आप यही देखेंगे उसके अंदर वो अंतरे से गाना उठा रहे हैं। तो हम दोनों भाई ने ये डिसाइड किया कि हमें सुपर हिट शोज करना है, और सुपर हिट शोज के लिए आप सभी के गाने गाओगे। हमारे बाद ये ट्रेंड शुरू हुआ कि जब भी कोई गाना, जो भी पॉपुलर सिंगर है वो गाने में किसी और सिंगर का गाना गा रहा है, डेट मीन्स उसको शो को हिट करना है। अपनी ईगो नहीं देखनी कि गाना हम उसका क्यों गा रहे हैं या अपना गाना क्यों गा रहे हैं। तो ये ट्रेंड हम दोनों भाइयों ने शुरू करा कि मेडले बैक टू बैक, जैसे और देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, मर जाएंगे मिट जाएंगे,
काम कोई कर जाएंगे, ये भी अंतरे से उठा रहा हूं मैं, ठीक है सेलिब्रेशन नाचो दाना, इसको बोलते हैं मेडले। मेडले के अंदर एक ही सुर, एक ही राग और एक ही लय। अगर सिक्सेट है, दादरा है, तो हम उसके उसके अंदर ही सारे गाने गाएंगे। जैसे कि ओके देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता, आज की पार्टी मेरी तरफ से मिलेगी मिलेगी, कभी तो मिलेगी, सभी को मिलेगी, होगा चमत्कार। तो इसको हम बोलते हैं मेडले। सावन में लग गई आग दिल में रहाए, हो सीटी बजाए दिल धड़काए, तुम पर हम हैं अटके यारा, लैला में ले। तो जितने भी मेडली अगर आप शो पे देखेंगे, 99% ये वो मेडली है जो हमने तैयार करी थी और वही चल रही है। एंड अच्छी बात है, इस भरोसे अगर सभी का काम चल रहा है, व्हाई नॉट। so when you do shows across say America and you have many shows lined up, how different is your playlist for each show? Are the same song आप हर शो पे सेम गाने गाते हैं या थोड़ा मैं playlist अलग गाने होता है? गाने सेम गाता हूँ। मैं उसका थोड़ा आपको बताता हूँ कि जैसे हर साल या हर 6 महीने में ना, मैं अपनी एक ऑडियंस नई ऑडियंस सेट करता हूँ। जो पुराने वाले मेरे हार्डकोर फैंस हैं वो तो कहीं जाएंगे नहीं। और ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि मैंने 100 गाने गाए हैं, उनकी सुई अटकी है, सावन में लग गई पाजी वो गाना गा दो। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बॉलीवुड के थ्रू मेरे फैंस जानते हैं, ऑडियंस, उनको सुबह उन्हें नाते चाहिए, जुम्मे की रात चाहिए, बॉलीवुड चाहिए, कईयों को समथिंग समथिंग चाहिए। तो मैं हर साल एक नई ऑडियंस तैयार करता हूँ कि यार ये जो ऑडियंस है शायद ये मुझे पसंद नहीं करते। तो मैंने जैसे दमादम मस्त कलंदर जो था, वो एक मूवी डी डे पिक्चर में आया था, और मैंने बहुत उनको रिक्वेस्ट कर दी कि यार ये गाने में अगर निखिल अडवाणी ना, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और हमारे शंकर महादेवन साहब का ये म्यूजिक है। तो मैंने बहुत कोशिश करी कि ये गाना अगर मेरे साथ हनी सिंह गा दे तो मज़ा आ जाए। तो वो बोलते यार हमारी जो मूवी है इसकी स्टोरी पुरानी है, तो इसके अंदर हनी सिंह फिट नहीं हो रहा। मैं यार फाड़ देगा यार, नया लड़का है, न्यू कमर है, और ये आने वाला तूफान है, अगर ये गाना हम दोनों मिलके गाएंगे तो बहुत बड़ा हिट हो जाएगा। तो निखिल सर को नहीं समझ आई, उनकी टीम को मैंने बोला यार आपकी फिल्म कितने की है? मैं बहुत मुंह बड़ा बहुत बड़ा है ना, बिग माउथ है। बोलते 50 करोड़ की। मैं क्या आपको मैं 50 करोड़ कमा के दिखाऊंगा इस एक गाने से। हंसने लग गए। खैर छोड़ो, उन्होंने वो गाना नहीं रिलीज, उन्होंने अपना ही डी-डे में गाना करा। कट टू, मैं उससे पहले हनी को प्रॉमिस कर चुका था कि हमारा गाना बहुत बड़ा है, हनी तरह गाना फिल्म में आएगा। हनी उस वक्त था LA में, तो मैं कहा यार तू ये मेरा गाना है, वोकल भेजा, तू अच्छा सा बना के भेजो वहाँ से। उसने 4 चांद लगा दिए गाने में। कट टू, वो फिल्म का भी गाना थोड़ा बहुत चला। 6 महीने बाद मैंने दमादम मस्त कलंदर वीडियो बनाया, वीडियो, और मैं और हनी सिंह, और वो गाना नंबर 1 चार्ट पे गया। और आई थिंक वो हनी सिंह का पहला गाना जिसमें अंदर नो गर्ल्स नो गन्स नो ड्रग्स। तो मुझे होता था कि यार ये जो गाना है, जैसे जब हमारे जो सिंधी भाई हैं या बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, उनको ये गाना बहुत पसंद है, ये गाना होना चाहिए। सेकेंडली मैंने देखा कि गुजराती जो है कम्युनिटी, वो मेरे से थोड़ा सा दूर है, उनको मेरे गाने पसंद है। फिर उनके लिए मैंने बनाया था सोनी गुजरात ने सुन मारी बात ने, ऊँग ना आवे मन सारी सारी रात ने। तो कोशिश करता हूँ कि हर बार न्यू ऑडियंस के बीच में जाऊँगा। सो देन एक बहुत इंटरेस्टिंग हाईलाइट है आपके म्यूजिकल जर्नी की, यू नो यू हैव स्पोकन अबाउट यो-यो हनी सिंह. सो इफ यू सी इन बॉलीवुड देयर आर टू सेक्शंस. One is that belongs to Badshah, Yo-Yo Honey Singh. These are pop side of singers that belong to Bollywood. And then there's playback singers like Shan, Arijit Singh. And Sonu but Nigam, you, Sonu Nigam, both sides. जी, But, जी. but I'm saying what is special about you is you're a very good playback singer. yes. So as in the pop space, how do you manage this? वेरी गुड क्वेश्चन विशाल जी. इट्स आई थिंक आई एम ब्लेस्ड. बहुत रेयर होता है कि आप इस 2 कैटेगरी में टिकना बहुत मुश्किल है, और दोनों कैटेगरी की अपना जॉनर है. सोनू निगम साहब, अरिजीत, शान भाई, और भी जितने आतिफ असलम, ये एक साइड हो जाती है. इस तरफ आता है हनी सिंह, दिलजीत, बादशाह, करण औजला भी आजकल चल रहा है. तो दोनों तरफ मैं टिका हूँ. अगर स्वैग की बात आती है तो मैं इधर भी मैं छा जाता हूँ. अगर प्लेबैक की बात आती है तो मैं इधर भी कोशिश करता हूँ कि प्लेबैक तो मैं छा ही रहा हूँ. दोनों को मैच करना बड़ा मुश्किल है.
मिक्स करना बड़ा मुश्किल है। प्लेबैक का एक अपना अंदाज है, अपना रोमांटिक सॉन्ग होता है, उनका परफॉर्मेंस का स्टाइल भी अपना होता है। इधर जो पॉप सिंगर है इनका अपना होता है। बिकॉज मैं दोनों में चलता हूँ। मुझे पता कि यूथ को क्या चाहिए, मुझे पता कि बॉलीवुड में क्या चाहिए, और बॉलीवुड का भी जो गाना जो यूथ को पसंद आए तो मेरा वो कोशिश रहती है। तो अगर परफॉर्मेंस की बात आती है तो मैं फाड़ देता हूँ, मैं बहुत दिल से परफॉर्म करता हूँ, और 1.5 घंटा विदाउट ब्रेक। और ऐसा नहीं कि पानी पी रहा हूँ, ड्रेस चेंज कर रहा हूँ, ड्रामे कर रहा हूँ, नहीं। मुझे आप बेकार से बेकार साउंड दे दो, बेकार से बेकार लाइट दे दो, मैं वहाँ भी ऑडियंस को नचा के दिखाऊंगा। टच वुड अभी तक आप ये नहीं सुनोगे यार मीका के शो पे ये हो गया है, किसी फैन ने वो कर दिया। हाँ, मेरी तरफ से कोई गलती हो गई, मैं किसी को थप्पड़ मार दूँ वो चलेगा, पर अभी तक भगवान की कृपा से कभी भी जो मेरे फैंस मुझे कभी निराश नहीं करते, और मैं कई बार प्यार से डांट भी देता हूँ तो वो मेरी बात सुन लेते हैं। Now, you share a very close bond with Salman Khan. जी, I think this friendship started with Jumme Ki Raat Hai from the film Kick. यस। There was also a song called Aaj Ki Party that was in Bajrangi Bhaijaan. भाईजान, Do you discuss music with him? भाईजान को मैं जब भी मिलता हूँ, ही इज़ वेरी 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 हम्बल एंड स्वीट गाय, और उनको गाने का बहुत शौक है। आप जब भी इनकी पार्टी में जाएंगे, जो भी इनके क्लोज फ्रेंड्स हैं वो गाते हैं? वो गाते हैं, वो किसी के सामने भी गा सकते हैं, और वो सामने वाले से घबराते नहीं है कि यार तू सिंगर होगा, अपने घर होगा, मैं गाऊंगा। तो मैं पहली बार जब उनको मिला था, शायद सलमान भाई को याद हो तो, दैट वाज 98। तो मेरा गाना शूट हो रहा था, उनका गाना शूट हो रहा था, जानम समझा करो, तो फिल्म सिटी में था आई गेस, और मेरा गाना शूट हो रहा था। ये बोलियां मैंने निकाला था, जिसके अंदर अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर आपको उस वक्त की जो सबसे सुंदर मॉडल थी वो थी स्मृति ईरानी। तो वो मेरे गाने में है। जब भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन भी हैं, तो उसके बाद उनका सास भी कभी बहू भी बहुत चला था। तो तब हम सारे एक तरफ थे, और वहाँ पे एक मेरा दोस्त था सैम, और लवल अरोड़ा जो वीडियो डायरेक्टर थे। उसके दौरान वो उनकी फ्रेंडशिप थी सलमान भाई के साथ। तो सलमान भाई वैसे ही वहाँ खड़े थे, पूरा देख रहे थे, मैं पूरा डांस वांस कर रहा हूँ, ये है वो है। तो उनके साथ बड़ा अच्छा मेरा एक यू कैन नॉट से बॉन्डिंग, बिकॉज हम सब सलमान भाई के फ़ैन हैं। तो आप सोचो मेरा पहला गाना शूट हो रहा है और सामने सलमान खान आके आपके खड़े हो जाए, तो इससे बढ़िया किस्मत आई थिंक किसी की होगी नहीं, कि आप किसी को मिलने नहीं जा रहे, आप किसी को ढूंढ नहीं रहे हो, वो बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है। 98 की बात बता रहा हूँ। तो मैं पूरा परफॉर्म कर रहा हूँ, दिल से कर रहा हूँ। तो तभी मैं इतना अक्लमंद नहीं था कि जिसको होता ना कि कॉन्टैक्ट्स बनाओ। आई गेस मेरी जगह कोई और होता तो जाके बोलता सलमान भाई मैं आपका फ़ैन हूँ, मुझे आपके साथ फोटो। मेरे का दिमाग ही थोड़ा सा डम सोच लो, जिसको अकल नहीं थी। तो मैं सिर्फ उनके पाँव छुए, हेरोए करे। और नॉर्मली मुंबई में एक स्टाइल है कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, मुझे मेरी एक ही इच्छा, मुझे ना आपके साथ एक गाना करना है। ये अकल थी नहीं मुझे। कट टू 98 में हम मिले, बहुत हग वग करा, और वो बहुत ही 1998, आज से 25 साल पहले। ओके। शूटिंग चल रही है, उसके बाद मैं कभी मिला नहीं, ना मैंने कभी हाई करी, ना मुझे अकल थी, ना कोई मैनेजर था कि भाई चलो सर कभी आपसे मिलें। आजकल तो बच्चे जितने मेरे चेले हैं फटक से हीरो की गोद में जाके बैठ जाते हैं, प्रोड्यूसर की, सीखा पापा से उन्होंने। अब कट टू 2012, उनका गाना था ये वाला, बहुत ऊंचा था, मैं उतरा या जी इश्क दे अखाड़े, बजा दे देसी बीट ढोलिया, ट्यों 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 ट्यों। ये जो गाना था बहुत ऊंचा था। तो पता नहीं सलमान भाई के मन में आया कि यार ये गाना मीका को बोलो गाए। तो गाना था हिमेश भाई का, और बहुत ऊंचा उन्होंने स्केल रखा था, जो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए कि शायद मैं गा पाऊँ या ना गा पाऊँ, लेकिन मैंने समहाउ मैनेज करा, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ऊंचा, बहुत ऊंचा। तभी थोड़ी सी हेलो हाई हुई। फिर उसके बाद दूसरा गाना मुझे मिला, 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा मैं। तो तभी मैंने थोड़ा सा तो आवाज़ के अंदर चेंज करा, बिकॉज मैं फिर सलमान भाई की बॉडी लैंग्वेज समझने लगा कि उनको जैसे वो चलते हैं तो थोड़ा मर्दाना आवाज़, सॉलिड आवाज़ चाहिए उनके लिए। हालांकि स्केल बहुत ऊंचा था वो भी, और वो भी अगेन वो प्रीतम दा का म्यूजिक था। डीएसपी का गाना था वो? नहीं, वो ऐसे ओरिजिनली डीएसपी का था, तो इंडियन वर्जन आई गेस प्रीतम दा ने वो बनाया था। उसके बाद फिर सीधा ही मिला जुम्मे की रात। तब तक मैं मुझे समझ आ गया था कि सलमान भाई को ये टोन चाहिए।
फिर लगे 440 वोल्ट छोड़ने से तेरे, सुल्तान। छूने से तेरे, छोड़ने से तेरे, छूने से तेरे। तो ये गाना मिला। फिर बैक टू बैक मैं सलमान भाई का पूरा एक एटीट्यूड समझ आ गया, यार ऐसा ही गाना उनको चाहिए होगा। देन फिर ये थी अपने आज की पार्टी, तो ये गाना फिल्म में था ही नहीं। और बिकॉज वो पूरी मूवी बजरंगी भाईजान बहुत ही एक इमोशनल और बहुत आई गेस एक सैड काइंड ऑफ उसकी जो इमोशनल स्टोरी थी, जिसके अंदर कोई डांसिंग नंबर था ही नहीं। और सलमान भाई अड़ गए कि नहीं यार मुझे एक गाना डालना। तो आई थिंक कबीर जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी मना कर दिया कि यार भाई कि सर इसमें ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने सलीम साहब को भी बोला कि इस पूरी मूवी में कोई पार्टी का गाना चाहिए नहीं है। पर भाई तो भाई हैं, प्रीतम दा को पकड़ा, उन्होंने आज की पार्टी गाना बनाया। और मुझे याद है कि मैं कनाडा में था और सुबह के 4 बजे होते उधर के, इधर से प्रीतम दा का फ़ोन आया कि गाना गाना है, मैं गा रहा हूँ मैं आज की पार्टी। और वहाँ पे एक बहुत आजकल लड़का चल रहा है, उसका नाम है दीप चंडू। तो बहुत प्यारा लड़का है, बहुत पॉपुलर, शायद आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने उसको बोला यार मैं तेरे स्टूडियो में आ रहा हूँ। और ये 4 बजे मैं कहा यार करना पड़ेगा। तो वहाँ पे गए हम, रात को 4 बजे जाके हमने ये गाना रिकॉर्ड करा। जैसे सोने का टाइम आया उसके 7 बजे भूषण कुमार जी का फ़ोन आया कि यार थोड़ी सी लाइन तेरे को चेंज करनी पड़ेगी और फटाफट करना। तो ये जो हार्ड वर्क, इसको हम हार्ड वर्क नहीं बोलते, इसको हम बोलते कि काम करने की इच्छा होनी चाहिए आप, डेडिकेशन। डेडिकेशन। मैं वहाँ कुछ आम तो तोड़ नहीं रहा बैठा हूँ रात को, कोई बात नहीं, या घूमता हूँगा। तो अगर आपको मौका मिला है, आपको गाना रिकॉर्ड करना है तो आपको करना चाहिए। तो ये मैंने हमेशा कभी भी काम के लिए नो ही नहीं बोला। भले लाइफ में बड़ा मेरा एटीट्यूड है, स्वैग है, लेकिन काम को लेके कभी स्वैग एटीट्यूड नहीं आता। मुझे होता है काम जो है वो भगवान है। So then when you were singing Din Gana for Reis, जी, this is a song that was picturized on Shah Rukh Khan. शाहरुख खान साहब। And then Sexy Baliye from Secret Superstar that was filmed on Amir Khan. आमिर खान साहब। How you approach the song, both song differently? शाहरुख भाई के लिए मैंने बहुत ही कम गाने गाए हैं, जिनमें से एक ये ढिंगाना बहुत प्यारा गाना है, विच इज़ कंपोज्ड बाय अगेन आई गेस प्रीतम दा। और इसमें वैसे मेरे 2 गाने थे, अंदाज मेरे अंदाज तेरे बागे न जानू है कहाँ से, आज भी लगे हरते, आज भी लगे हर तेरी यादा छलका। ये गाना मैंने पहले डब किया था, उसके बाद सोनू निगम साहब ने इसको डब करा, विच इज़ कंपोज्ड बाय राम संपत। तो ये गाना मेरा फिल्म में आना था, लेकिन वो उन्होंने बोला नहीं आज इधर आज उधर। तो वो गैंगस्टर एक वाइब है उस गाने की, मतलब वो फिल्म के अंदर गैंगस्टर होते हैं। तो उसमें थोड़ा सा मैंने और बेस डाला ताकि वो शाहरुख भाई को मैच करे, बिकॉज अक्सर शाहरुख खान साहब के गाने और जितने भी सिंगर्स ने गाए अच्छे ही गाए, पर ये गाना एक अलग सा गाना था, तो मैंने उनके लिए गाना। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आई थिंक बहुत कम सिंगर्स हैं जिन्होंने तीनों खान्स के लिए गाना गाया, जिनमें से नंबर 1 सोनू निगम साहब हैं, या पुराने हम जितने भी जगह उदित नारायण साहब, कुमार साहब। नए के अंदर मैं एक लौता हूँ जिन्होंने तीनों खान्स के लिए गाना गाया। और आमिर के लिए सेक्सी बलिए उसमें था, उन्होंने मुझे बताया था आमिर भाई ने, और अमित त्रिवेदी बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने अंदाज में गाया कि ये गाना फनी है। इस गाने के अंदर तुम ये मत सोचो कि आमिर खान साहब है तो अपना जितना भी नोटीनेस दिखा सकता है वो दिखा। मज़क्सी बल्दी है, मज़क्सी बल्दी है, तो वो भी उनका पूरा स्पाइक वाइक करके, अगर आप पूरी फोन में देखेंगे मुझे तो लगता था मीका सिंह ही बनाया उन्होंने। बट मूवी बहुत अच्छी थी और गाना भी बहुत अच्छा था। उसके ऊपर 1 टेक पूरा वीडियो उन्होंने शूट किया था आमिर साहब ने, और कमाल था। क्या आमिर खान was he present during the song? नहीं, उस वक्त नहीं थे, लेकिन अगेन आमिर साहब को मैं 3 बार लाइफ के अंदर मिला हूँ, और जिसके अंदर सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरा था कि मैं 99 में मुझे वर्ल्ड टूर का ऑफर हुआ, और उससे उन्होंने बोला कि यार वर्ल्ड टूर है, उसके अंदर आमिर खान साहब हैं, ऐश्वर्या राय हैं, रानी मुखर्जी, अक्षय खन्ना, ट्विंकल खन्ना। तो आप सोचो एज ए न्यू कमर, आप सोचो कि आपका गाना अभी हिट भी नहीं हुआ लेकिन आपको ऑफर पहले ही वर्ल्ड टूर का आ गया। जुमा जुमा साहब में लग गया चला, और ये मेरा एक पंजाबी गाना था जो बहुत सुपरहिट गया था। कौन सा? 2 ही गाने थे, ओ दिन नहीं लगदा ते रात नहीं लगदी, तेरियां मैं आ सुने आवे मेरे ना, ये 2 गाने मेरे थे। और उसके दौरान मुझे मौका मिला कि आमिर साहब के साथ चलना है, तो मेरी इतनी अच्छी यादें।
और मुझे याद है कि मैं जहाँ भी जाता था मैं अपना एक फ़ैन बना लेता था। और तभी मुझे ना बहुत सारी चीज़ें मैं बोलता, अकल तो खैर मुझे अभी भी नहीं है, तो तभी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, एयरपोर्ट पे उतरा ही, बाहर यूएसए में हमारा वर्ल्ड टूर था। एयरपोर्ट से उतरा, सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी है, लिमोजिन। सुनिधि चौहान थोड़ी सी बच्ची थी बहुत, उसका रुकी ये गाना भी आया था उनका, बहुत सैमी सी, बॉलीवुड 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 में ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना, वो उस तरीके की थी। उनके पापा भी बड़े स्वीट से साथ में कि भाई हम ऐसे ही चलेंगे, बिकॉज बॉलीवुड इज लाइक दैट। विकास सिंह को पता नहीं बॉलीवुड का, पूरे चल रहा हूँ मस्त होके। सामने इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी है, लिमोजिन, उस पर मैंने सुनिधि को बोला बैठो, और उनके पापा को बोला बैठो। तो वो नहीं 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 पाजी हम नहीं बैठेंगे, नहीं। मैं कहा नहीं नहीं बैठो। बैठा, उठा के मैं ले गया सीधा होटल में। वो गाड़ी थी आमिर खान साहब की। तो मुझे ये नहीं पता था कि भाई हम जो आज ये बच्चे जो स्वैग ले रहे हैं, इतना झूले खा रहे हैं हमारी वजह से, ये एटीट्यूड हम लेके आए। बिकॉज या तो हम बेवकूफ़ थे, पता नहीं था कि यार हाँ ये जो बड़ी गाड़ी होती है स्टार्स के लिए होती है, सिंगर्स के लिए होती है। ये पहले डिफरेंस रहता कि सिंगर के लिए वही मारुति टाइप गाड़ी और सुपरस्टार के लिए लिमोजिन। वो स्वैग हम लेके आए कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। खैर आमिर जी बहुत ही स्वीट हैं। अब उनका स्वीट रूम था, मुझे नहीं पता कि भाई जो हम आजकल जो बेचारे सिंगर्स घूम रहे हैं इनको वो रूम मिलना चाहिए ट्विंस बेड वाला। मुझे लगा कि हम स्टार हैं, हम स्वीट में ठहरे, पता नहीं ना, जाके मैं आमिर भाई के रूम में ठहर के जाके, मुझे अभी याद है वो बहुत स्वीट है। उन्होंने ना, अब 2 कीज थी, वो कीज भी उनके नाम पे थी। मैं अंदर घुस गया जाके, बहुत ही अजीब सा वो रूम था, बहुत बड़ा रूम था, ये कनाडा में कोई होटल था। वो आए बड़े प्यार से, उन्होंने नॉक करा, तो मैंने खोला थोड़ा, ओ सॉरी ये आपका रूम है? मैं क्या हाँ सर ये मेरा रूम है। अच्छा अच्छा। वो बेचारे मेरे रूम में सो गए, शायद उनको अभी वो देखेंगे, शायद उनको पूरी बातें याद आ गई। तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं एंड ही वॉज वेरी हम्बल। फिर मेरी शो की टाइमिंग होती थी सिर्फ 10 मिनट के लिए, पर आमिर भाई ने बोला नहीं मिका बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, शो में इसका 20 मिनट्स कर दो। 20 मिनट्स से फिर मैं आधे घंटे पे पहुंच गया। उस वक्त भी मुझे बेवकूफ़ को ये करनी थी कि ये आमिर खान है, इंडिया का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, ये ऐश्वर्या राय है और ये अक्षय खन्ना है, इनके नंबर ले लो कि सर मुझे आपके लिए एक गाना गाना। ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे था कि जब मौका मिलेगा, जब मैं अपने आप को प्रूफ करूंगा तो मुझे ये चांस मिलेगा। तो मैं जो चीज़ मुझे 2000 में मिल सकती थी वो मुझे मिली जाके 2007 में। Mika, at this point, would you please like to give us few lines of your song "Heer" from the film Tamasha? बिल्कुल, मैं लाइन से पहले छोटी सी आपको स्टोरी सुनाऊंगा, इंटरेस्टिंग है। कभी कभी मौका मिलता मुझे, ज़्यादातर मैं किसी भी पॉडकास्ट में जाता नहीं हूँ, बट आज मौका मिला आपके साथ तो बताने चाहिए कि मैं जब वो गाना एक जीमा अवार्ड था जिसके अंदर मैं और मनीष पॉल होस्ट कर रहे थे। एंड मनीष पॉल तो एक लेजेंड है ना अपने स्टेज का, मैं अपनी स्टेज का लेजेंड होऊंगा, लेकिन वो तो कमाल का बोलता है। अब उन्होंने मुझे बना दिया, नहीं जी विस्क्राफ्ट बोलते हैं आप होस्ट करो मजा आएगा। मैं यार मैंने मेरे को पढ़ना नहीं आता, वो जो पढ़ पढ़ के बोलते हैं ना टेलीप्रॉम्प्टर में, मेरे बस की बात नहीं। नहीं आप करो। Ladies and gentlemen, put your hands together. The rock star, superstar, the one and only Shahid Kapoor is coming to rock you guys. खत्म मेरी इंग्लिश। मनीष पॉल तो शुरू कर। उसी शो पे आए थे रहमान सर। अब वो क्या लिखा था, मेरा तो पढ़ना तो मेरे को आता ही नहीं कि साला इतना। अब तो मैंने बड़े प्रैक्टिस कर ली थोड़ी बहुत, पहला शो था। सो मैं क्या, लेडीज एंड जेंटलमैन पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द लिविंग लेजेंड, द वन एंड ओनली रहमान सर। रहमान सर, दिस ईयर यू विल गेट ए चांस टू वर्क विद मी। How nice. ठीक है, बोलना चाहिए था दिस ईयर मुझे आपके साथ काम करना सर, मैंने उल्टा बोल दिया। अब रहमान सर का फ़ोन आ गया मुझे कि भाई तीसरे चौथे दिन आ जाओ। मेरी पूरी फट गई, मैं क्या पता नहीं वो क्या करेंगे। और फिर उनके असिस्टेंट बोले नहीं आपको गाना गाना है। मैं ओके ठीक है, चल के उनके मैं बिल्डिंग में गया हूँ और वहाँ पे निकास उनके साथी होते हैं, निकास अजीज़, आई थिंक वो डब कर रहे थे तभी गाने को। तो ये गाना था हीर तो बड़ी सैड आजकल वेरी मैड, न खाती पीती रो न गाना मुश्किल, प्यार की लू में इतनी जल गई, लू में जाना मुश्किल है, लू में जाना मुश्किल है, हीर की हालत कसम रब दी आजकल वेरी मैड। तो रहमान सर बोलते हैं और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं अली, इम्तियाज अली, हाँ इम्तियाज अली साहब, उन्होंने बोला कि ये गाना हैप्पी सैड सॉन्ग है। तो अक्सर मेरा जो
एक दो ही गाने हैप्पी सैड सॉन्ग आए हैं। एक तो सुखबीर पाजी का तारे गिन गिन, हो वो बेचारों ने सैड सॉन्ग बनाया था, कुमार साहब ने लिखा था कि ये सैड सॉन्ग है, और उसका सुखबीर जी ने डांसिंग नंबर बना दिया। मैंने गाना गाया था सावन में लग गई आग दिल मेरा हाय, ताकि ये सैड सॉन्ग है। वैसे ये सैड हैप्पी सॉन्ग है, हैप्पी सैड सॉन्ग है, जिसके अंदर दीपिका जी हैं। और जब मैं ये गाना गा रहा था तो बार बार निकास का एक अपना स्टाइल है, जो वो चाहते थे मैं ऐसे गाऊं। जब 15 मिनट हो गए तो रहमान सर आके खुद बैठ गए रिकॉर्डिंग में। मैं और डर गया, मैं क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मैंने सुना था कि जब जावेद अली साहब ने कोई गाना रिकॉर्ड किया था उनका, हो कैसे मुझे तुम मिल गए, तो मैंने सुना था कि 12-12 घंटे गवाते हैं। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, उन्होंने बोला। मैं क्या, द प्रॉब्लम इज कि नकाश चाहते मैं वैसे गाऊं जैसे उनका स्टाइल है। तो रहमान सर बहुत स्वीट हैं, बहुत स्वीटली बोला, सो व्हाट इज योर स्टाइल। मैं क्या, आई डोंट हैव एनी स्टाइल बट आई विल ट्राई इन माई स्टाइल। यस, प्यार की लू में इतनी जल गई, ये जो क्रैक होता है, लू में जाना मुश्किल है, लू में जाना मुश्किल है, हिर की हालत कसम रब दी, कसम रब दी। बोलते आई लाइक इट, आप ऐसे गाना करो। तो पूरा जो गाने में मुझे 1.5 घंटा लगाना था वो गाना मैंने आधे घंटे में गा दिया, बिकॉज थैंक्स टू रहमान सर, उन्होंने मेरा एक टोन पकड़ा और मेरा स्टाइल पकड़ा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और वही मेरा हर साल टारगेट होता है कि मुझे इन इन लोगों के साथ काम करना है। वो ऐसा नहीं होता कि जैसे कई लोग बोलते हैं ना, जो आप सोचोगे ऐसा होगा, मैं उस पर बिलीव नहीं करता। अब कल को मैं सोचूं मुझे मोदी साहब बनना, तो मैं नहीं बन पाऊंगा। तो ऐसे सपने भी नहीं देखने चाहिए। So और बहुत सारे लोग बोलते हैं आप ड्रीम देखोगे पूरे होंगे, नहीं, आप मेहनत करोगे, चाहे आप जिस भी काम में मेहनत कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आपको उसका परिणाम मिलना ही है। बस शर्त एक है कि वो काम ईमानदारी से और शिद्दत से हो। So आपने क्या, what पंजाबी touch you gave to this Here's the बड़ी जी। बात है, आपने क्या पंजाबी टच दिया था? वही है ना, Because उसमें तुम भी they हाँ, use it तुम भी। आजकल वेरी मैड, तो अगर हम बोलेंगे आजकल जो भी मैड प्रॉपर जो एक इंग्लिश वर्ड होते हैं ना, तो कई बार अगर उसको हम कैंट लग रही है या प्योर प्योर देसी के हो, तो प्योर इंग्लिश वर्ड है, तो अपने स्टाइल में प्योर प्योर करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो एक अच्छा सा स्वैग आना चाहिए गाने के अंदर वो आ जाए। बाकी तो हमारी ऑडियंस जनता जनार्दन है। So then staying with the Punjabi words. हाँ, तो मैं आपको बोलता कि हर साल मैं अपना टारगेट रखता हूँ। तो मेरा था कि यार मैंने सारा काम कर लिया है, और तीनों खान्स के साथ गाने हो गए हैं, बप्पी दा के साथ हो गए, अनु मलिक साहब के साथ हुए, प्रीतम दा के साथ हुए, विशाल शेखर, हिमेश रेशमिया, शंकर महादेवन, अमित त्रिवेदी। लेकिन ये वो जो हमारा लेजेंड है हमारे रहमान साहब, या इनके साथ कुछ प्लान करना। तो वो जो प्लान मैंने सोचा था वो हो गया, और आई एम सो हैप्पी कि मैंने उनके साथ 2 गाने गाए। एक गाना और उनका था जो कि कोविड में रिलीज हुआ था, और वो भी मैंने उनके साथ गाना गाया। वो थोड़ा उसके ऊपर था, वो एक गुड मैसेज के ऊपर था। Now you are the true real OG Punjabi voice of जी। Bollywood. How do you feel or react when you hear Bollywoodized Punjabi songs? Do you find them sort of like incorrect So pronunciation? first tell me what is the meaning of OG? The original gangster. बहुत सारे गैंगस्टर जो बोल रहे ओरिजिनल गैंगस्टर करके बाद में डर जाते हैं गैंगस्टर से। I'm saying, you're the मैं true. आप बता रहा हूँ OG मतलब ओरिजिनल गबरू। ठीक है, you're the original gabru of जी, जी, Bollywood. जी, जी। When you hear these Bollywoodized Punjabi songs, and when you hear some of the pronunciations of the words which are not correct, how do you react or feel? ये देखो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे गाने जो किशोरदा ने भी गाए हैं पंजाबी में। अब किशोरदा की आवाज़ इतनी बड़ी है, तो और ऊपर से बच्चन साहब आते हैं और पंजाबी में कहंदे ने तरी तो वो मैं तेनू प्यार करना, तो करना और करना थोड़ा थोड़ा चल जाता है इतना वर्ड। बट अभी बिकॉज आफ्टर दिले मेहंदी, जब दिले साहब आए हैं इंडस्ट्री में, सबसे पहले तो टर्बन का जो स्टाइल है, पगड़ी को जो इज्जत मिली है बॉलीवुड में, ऑल क्रेडिट गोज टू दिले मेहंदी साहब। तो उसके बाद पंजाबी करते करते फिर हम आए हैं, मेरा दौर थोड़ा शुरू हुआ। तो मैं कोशिश करता कि जो पंजाबी वर्ड है पंजाबी रहे, शुद्ध हिंदी को हम शुद्ध हिंदी में गाएं। तो इसलिए मौजा ही मौजा में अगर देखें जाए पंजाबी हिंदी दोनों है। फिर अपनी तो जैसे तैसे में भी वो कहते हैं अपनी तो शंकर जी कहते हैं ऐसा आना चाहिए। तो मैं बोलता अपनी तो बने अपनी तो जैसे तैसे, तो हरियाणवी और पंजाबी दोनों मिक्स हो जाता है।
I asked this because many years ago when you were recording a song with जी Himesh Reshammiya, जी जी and you actually corrected him and told him that there was a word which was that was a Punjabi word, and you told him that this will be pronounced in जी this way, not the way he was asking you to. Do you remember that? वो यही था ना अखाड़ा मैं उतरा आज एक और था अपना ये गाना था अपना ये रानी तू मैं राजा ये गाना था ना शायद इसमें वो वर्डिंग थी कोई पंजाबी टोन का भी गाना था नहीं? पंजाबी टोन का यही था अपना जो मैं आपको आज मैं उतरा आज इश्क दे अखाड़े बजा दे देसी बीट ढोलिया हाँ। तो मैंने ढोलिया ही बोला उनके जगह लेकिन बजा दे देसी बीट ढोलिया ये है एक्चुअली में पर मैंने उनके लिए ढोलिया गाया कहते नहीं हमें यही चाहिए बिकॉज ढोल ऐसा भी चलता है Today live entertainment industry is witnessing a renaissance movement. Many international artists are performing in India. जी जी The big one is of course Coldplay जी, concert which will be held in January. हाँ What do you say about this Coldplay concert ticket scalping fiasco? देखो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा बिकॉज जो ऑडियंस है उनको म्यूजिक ही पसंद आता है म्यूजिक कॉन्सर्ट्स तो ये तो ट्रू है कि अगर म्यूजिक कॉन्सर्ट में लोग आ रहे हैं गैदरिंग हो रही है तो होनी चाहिए बिकॉज हम सब म्यूजिक को प्यार करते हैं और ये आज से सिलसिला नहीं चल रहा ये मैंने मुझे याद है अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब या नेहरू स्टेडियम मैंने 2015 में भर दिया था 70,000 बंदा था अगर आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे यू विल सी दैट वीडियो और 2001 में मैंने अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब में परफॉर्म किया था 50,000 बंदे थे और दलेप पाजी ने तो लाइन लगा रखी थी जहाँ भी शोज़ करते थे बिकॉज लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए और उसमें ये नहीं कि हर कोई किसी का भी शो हिट नहीं जा रहा आज की डेट में जितने भी शोज़ हैं सभी सक्सेसफुली जा रहे हैं आप जितने भी शोज़ देख रहेंगे यहाँ तक कि अगर विशाल मिश्रा भी करता है उसका भी सोल्ड आउट ही जा रहा है बिकॉज जो ऑडियंस है उनको सिंगर्स बहुत पसंद है उनको एक्चुअली म्यूजिक बहुत पसंद है तो अगर सिंगर अच्छा परफॉर्मर हो ऊपर से नाम वाला हो तो ऑडियंस आएगी अब कम्स टू टिकट्स हो टिकट पे मुझे डाउट होता है कि इतना जो बंदा भरता है और वो जो टिकट्स होती हैं इनकी वेबसाइट पे होती हैं आपको वो टिकट्स कहीं नज़र भी नहीं आएंगी और बहुत सी ऑडियंस वो टिकट की फ़ोटो भी नहीं डालती कि हमने ये टिकट ली है समवेयर वो वाया आती है हाँ ऐसा नहीं कि अगर आपने शोर मचा दिया तो डेफिनेटली 50% ऑडियंस जो है वो टिकट लेके ही आती होगी ऐसा हो सकता है 50% ऐसे ही घुस जाते होंगे या उनको पासेस मिलते होंगे अब जैसे कोल्ड प्ले का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ हालांकि मुझे गाना कोई भी नहीं याद ऐसे ही हर बंदा बोलेगा मैं फ़ैन हूँ तो गाना नहीं याद होता पॉपुलर है बहुत सारे लोग उनको प्यार करते हैं डेफिनेटली बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं तो इसमें मैं कोल्ड प्ले बैंड को मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा बट नॉर्मली जो टिकट्स का जो फंडा है जी 3 मिनट्स में टिकट्स बिक गई कैसे पॉसिबल है यार क्या 3 मिनट्स में तुम इतने लोग बैठे हो कंप्यूटर पे कि हाँ ऐसा तुम ध्यान दे रहे हो ऐसा तो हो नहीं अगर आप स्वाइप भी करते हो तो उसको कैसे पॉसिबल है कि 3 मिनट्स में इतने ही टिकट्स बिक जाएँ उसके बाद अभी आप देखोगे तो बोलेंगे यार टिकट्स आर अवेलेबल टिकट्स हैं टिकट ले लो सोल्ड आउट टिकट ले लो आधे सिंगर्स का ये हो रहा है कि उन्होंने शो डाल दिया मेरा शो हो रहा है लेट्स से कि भाई चलो अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब में हो रहा है सॉरी मेरा शो हो रहा है 13 जुलाई को उसके अंदर एड्रेस ही नहीं है कहाँ हो रहा है वेन्यू का नाम नहीं पता सोल्ड आउट ऐसे कैसे भाई कोई वेन्यू होगा लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि उन्होंने टिकट ले ली हाँ तो जहाँ बोलेगा वहाँ पे आ जाएंगे सो ऑडियंस आर देयर हर शो पे अब भी मैं कहीं शो करता हूँ तो 12-15 हज़ार तो आम लोग आ ही जाते हैं बट उस पर डिपेंड है कि टिकट्स वाले लोग कितने हैं बिकॉज इंडिया में अभी फैशन नहीं है कि वो टिकट्स खरीद के जाएं और स्पेशली कुछ जगह ऐसी जहाँ पे बिल्कुल ही लोग टिकट मैं उस सिटी का नाम नहीं लूँगा टिकट लेनी नहीं है उनको ऐसे ही अगर हम स्पेशली कनाडा में जाएंगे तो कनाडा में जो हमारे हार्डकोर पंजाबीज हैं उनको मेले का शौक है मेले मतलब दिवाली मेला वैसाखी मेला आपको मेरे शो पे 2 लाख बंदे आए हैं बट उनको वही है कि भाई हम शो देखेंगे पतंगे उड़ाएंगे जलेबी खाएंगे टिकट पे पैसा नहीं खर्च करेंगे तो अगर कनाडा में भी या कहीं भी इतना क्राउड आ रहा है हाउ इज़ दैट पॉसिबल बस वो मुझे भी सीखना है मे बी चमत्कार हो ही रहा होगा बट नॉर्मली अगर आप बड़े से बड़े किसी भी सुपरस्टार का शो आप कहीं भी रख दो अभी आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखो कि अगर आईफा अवार्ड्स आप देखेंगे आईफा अवार्ड्स में तो सारे सिंगर्स हैं सारे ही एक्टर्स हैं मैंने परफॉर्म किया था आईफा अवार्ड में जहाँ पे रहमान सर भी थे ये था हमारा न्यूयॉर्क में जहाँ की कैपेसिटी थी 40,000 और सभी स्टार्स चाहे आप किसी भी स्टार का नाम लेंगे किसी भी सुपरस्टार का नाम लेंगे
किसी भी बड़े सिंगर का नाम लेंगे, वहाँ पे लोग 22,000 आए, 20,000 ओनली 20,000 पीपल वर देयर, ऑडिशन इतनी आई। तो वो झोल क्या है मुझे नहीं समझ आई। एक तरफ इतना तुम आईफा अवार्ड में भर जाते हो, ये मुझे खुद विस्क्राफ्ट वाले बोलते हैं यार समझ नहीं आती कि जो नंबर ऑफ टिकट्स जानी चाहिए समहाउ वही किसी का मामा, किसी का फूफा, किसी का पॉलिटिशियन, या कुछ टिकट्स ऐसी होती जो हमें देनी पड़ती हैं। तो टिकट्स खरीद कौन रहा है? अगर खरीद रहा है तो हम तो सारी, तब तुम्हें पूरा बुफे बना के दे दिया, ये लो जी, कौन सा हीरो चाहिए, कौन सा पॉप सिंगर चाहिए, कौन सा प्लेबैक सिंगर चाहिए, ये सारे आपको इस अवार्ड फंक्शन में हम दे रहे हैं, टिकट नहीं बिकती। मगर यंगस्टर्स देते हैं टिकट इफ यू गो टू दीज कॉन्सर्ट्स। I've been to and I've seen many हाँ। youngsters, नए बच्चे। देखो नॉर्मली अगर आप किसी भी क्लब में जाएंगे, सैटरडे को जाओ, बहुत ही नॉर्मल बात है कि 1.5 लाख 2 लाख का टेबल बिकता है जिसके अंदर 10 लोग बैठे होते हैं, इट्स अ कॉमन थिंग। बट वहां पे ड्रिंक सर्व होती है। आप किसी सिंगर को मत बुलाओ, किसी स्टार को मत बुलाओ, मैं वही कह रहा हूँ, आप किसी सैटरडे में जाओगे, अगर ड्रिंक्स आर देयर तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्राउड आ जाते हैं, ये नॉर्मल बात है। हाँ, और म्यूजिक को सारे लव प्यार करते हैं, सारे म्यूजिक लवर्स हैं। बट इतनी टिकट्स अगर आप बोलोगे यार एकदम से 25,000 बंदा आ गया, जैसे अब कोल्ड प्ले में मैं आपके जैसे कैमरा मैन उनको पूछूंगा, उनको नहीं पता कौन है, तो ये कौन लोग जो टिकट खरीद के वहां पहुंच जाते हैं। और अगर कोई सिंगर आया जिसके 4 गाने हिट नहीं है, तो आप पूरे शो पे क्या करोगे और क्या लोग सोच के जाएंगे? हाँ, अगर लिपसिंग चल रही है, सीडी चल रही है, तो फिर तो डीजे भी चल सकता है। अभी मैंने चेतस का सॉन्ग शो कहीं देख रहा था, इतना बड़ा क्राउड है, हो सकता है। कि मैं लोलापालूजा लास्ट टाइम कवर कर रहा था, तो लोलापालूजा में लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग दे रियली वांट कोल्डप्ले टू कम इन इंडिया एंड परफॉर्म। सो आई थिंक देयर इज एन ऑडियंस हु आर विलिंग टू पे। है। आप जस्टिन बीबर का जो शो हुआ था, आप उनकी टीम को बुला के पूछो कि कितनी टिकट्स बिकी, लॉस है, पर वो सच नहीं बताएंगे, वो और मुर्गा लेके आएंगे, हाँ भाई पैसे लगा हम भी ये कर देंगे, बहुत सारे बेचारे। हाँ, अगर आपका शो स्पॉन्सर्ड है तो आपका शो हिट है। और स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, लेट्स से कोई भी किसी कंपनी ने आपका शो स्पॉन्सर कर दिया, तो उसके खुद के ही मेंबर्स बहुत होते हैं, 10,000 15,000। अक्सर मैं जितने भी हम शोज करते हैं तो उनकी खुद की ही टिकट्स बहुत सारी हो जाती है, पासेज हो जाती है, तो क्राउड भर जाता है। You know, then what you like to say about, you know, certain singers have been criticized कि उनके गानों में they promote alcohol or violence or drugs. आई डोंट थिंक ये सारी हमें सिंगर्स पे रोक टोक लगानी चाहिए कि भाई तुमने ऐसा करा था। जो ऑडियंस को पसंद आता है, अगर ऑडियंस को, अब कोई भी क्लब में जा रहा हो, जाके डेफिनेटली दारू ही पिएगा बेचारा, वहाँ पे वो छोले भटूरे तो खा के आएगा नहीं। तो अगर ये हर चीज़ अवेलेबल है मार्केट में, तो लोग अगर पीते हैं तो क्योंकि बिकती है। सिगरेट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, हर जगह में, थिएटर में भी उसकी आती है लेकिन फिर भी उसकी सेल हो रही है, तो या तो हम उसकी सेल हटा दें तो उस पर गाने ना बने। और नॉर्मली तो जब भी किसी की शादी होती है, पार्टी में लोग अक्सर ड्रिंक करते हैं, और पार्टी में उनको अपने तरीके के गाने चाहिए। अगर हम किसी और जगह पे जाते हैं, दिवाली पे लोगों को दिवाली के गाने चाहिए, हम ईद पे जाएंगे तो ईद के गाने चाहिए। तो आई डोंट थिंक इस पर कोई रोक टोक होनी चाहिए, बिकॉज आर्टिस्ट को कभी हम बाउंड नहीं कर सकते। आर्टिस्ट वो करता है जो ऑडियंस को पसंद है, और ऑडियंस ने ही आर्टिस्ट को बनाया होता है। तो ये हमारी मजबूरी नहीं कि हमको ड्रिंक, मैंने गणपत गाना गाया था, एक गणपत चल दारूला, आइस ज़्यादा थोड़ा कम, थोड़ा पानी मिला, थोड़ा टेबल वेबल साफ कर देना। तो मैं कहूँगा, मैं तो दारू है दवा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बट नॉर्मली गाने, मगर वो एक फिल्म का गाना था, फिल्म का गाना था, हाँ, नॉन फिल्म स्पेस में की बात। जी। तो देखो ऑडियंस को पसंद आता है तो वो चीज़ चलती है। हाँ, अगर ऑडियंस ही मना कर दे भाई आज के बाद आप ये गाने, दारू पे गाने मत गाओ या गैंगस्टर सॉन्ग मत बनाओ, तो समझ आती है। बस मेरी एक छोटी एडवाइस होती है कि अगर हमारा कोई भी ऐसा शो होता है, जैसे मैं बहुत कम गाना ही गाता हूँ, ये जो मेरा गणपत है, बिकॉज में बहुत सारी थोड़ी सी गालियाँ भी हैं गाने में, और उस वक्त तो बहुत बड़ा बवाल हो गया था, मीका सिंह ने गालियाँ दी। आजकल हर बच्चा स्टेज पे गालियाँ दे रहा है और न्यूज़ भी नहीं बन रही। मेरी ये एक ज़रूर रिक्वेस्ट है सभी मेरे सिंगर से, मेरे भाई जितने भी हैं, कि उस शो पे ये ज़रूर बताओ कि हम ये गाना गाने वाले हैं, ताकि हम उस ऑडियंस को ही टारगेट करें। अगर मेरे शो पे 10 साल का बच्चा आ रहा है और मैं एक गणपत चलता रहा, उसकी माँ की उसकी बैंड की मैं करूँगा, तो समहाउ वो शायद उसी को फॉलो करेगा। मेरे जो क्लब शोज़ होते हैं, मुझे पता है यहाँ लोगों ने दबा के दारू पीनी है, तो मैं कोशिश करता हूँ वहीं पे गाना गाऊँ। अगर मुझे देखता हूँ कि फैमिली क्राउड है, यहाँ पे गैंगस्टर या ये मेरा गाना है, ओ लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले, ये गाना मैं कभी लाइव शो पे नहीं गाता। ले लेगी वर्ड तो
आई नो यूथ इसको फॉलो करेगा, मे बी यूथ को पसंद भी आएगा। ओ लैला तुझे लुट लेगी तू लिख के ले, लुट ले कर देता हूँ मैं। और 99% ये गाना मैं वहाँ नहीं गाता जहाँ पे बच्चे होते हैं। तो यही अगर बाकी सिंगर्स भी फॉलो करें, अगर वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं तो कोशिश करो उसमें हम दारू के और गैंगस्टर वाले गाने ना गाएं। You know, then coming back to your voice, जी। what methods do you use to shape your voice in order to meet audience's preferences? Like मैंने एस डी बर्मन की किताब में पढ़ा था, और इवन अरिजीत सिंह टॉकिंग अबाउट हिज एक्सपीरियंस ऑफ ब्रेकिंग हिज वॉइस। जैसे अरिजीत भाई बहुत ही कमाल के सिंगर है, वेरी टैलेंटेड गाय, एंड बहुत सीख के आया, बहुत कुछ उसने रियाज करा होगा इन सब चीज़ें पाने को लिए। पर अरिजीत भाई को मैं ये मैसेज जरूर दूंगा कि आज की डेट में सिर्फ गाना चलता है। अगर हम बोलते कोई सिंगर चलता है, सिंगर का एक दौर जरूर आता है। हाँ, अगर हम आज के बाद 20 साल भी देखेंगे तो अरिजीत विल बी हेयर ओनली, बिकॉज वो खिलाड़ी है, वो लाइव शो भी करता है। लेकिन आजकल गाना चलता है। अगर गाना आपका हिट हो गया तो आप सिंगर हो, अगर आपका गाना नहीं हिट है तो आप जितने मर्जी, बहुत सारे बेचारे जो सिंगर्स अच्छा गाते हैं, समहाउ वो एक ही चीज़ के लिए पागल है कि मुझे एक हिट गाना मिल जाए। तो जब हिट गाना होता है उसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। अब एक तरफ सोनू निगम साहब कमाल के सिंगर हैं, अरिजीत भाई कमाल के सिंगर हैं, और उनके पास पूरे हिट गानों की लिस्ट है, लाइब्रेरी है कि वो शो पे ये फाड़ देंगे। इस तरफ आप लेके आ जाओ एपी डिलन को, जिसके पास गिनके 4 गाने, सेम क्राउड आ रहा है। यू कैन नॉट से अरिजीत बेटर देन एपी और एपी बेटर देन अरिजीत। कहाँ अरिजीत के 200 गाने जिन्होंने पूरा रियाज करा है, एंड अगर आप एपी के फैंस को आप बोल दोगे यार एपी बकवास है, उनके फैंस तोड़ फोड़ कर देंगे आपको। कहाँ उसी लीग में बिक्का सिंह है और करण औजला भी है। आज करण औजला भी है, करण औजला के भी, ही इज ए टैलेंटेड गाय, इज ए वेरी गुड राइटर। अगर आप दिलजीत को भी देंगे, दिलजीत बहुत टाइम से बेचारा लगा हुआ गाने गाने, आज उसका टाइम है। बट यू कैन नॉट से कि दिलजीत इज बेटर, एपी इज नॉट बेटर, और करण औजला इज नॉट बेटर। उन सबकी अपनी ऑडियंस है। नहीं, मैं तो मानता हूँ कि दिलजीत भी बेटर है और मिक्का भी बेटर है। नहीं, मैं इनकी लिस्ट में नहीं हूँ। मैं बहुत ऊपर, मैं इनके लिस्ट में आना नहीं चाहता। ये जब बहुत तगड़े हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, तब ये सोचेंगे इन्होंने करना क्या है इनको, तब ये मुझे फॉलो कर देंगे। चश्मा पहनना शुरू हो गए सारे, अब ये घोड़े भी लेंगे। तो ये चीज़ें दिखाने के लिए एक आपको सामने इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, वो मैं इन सबको देता हूँ। इनको मैं जगाता हूँ कि बेटा तुम अच्छी इंटरव्यू कर सकते हो, खुले दिल से बोल भी सकते हो, डरना छोड़ दो। नहीं तो पहले ये हाल होता था कि सिंगर को सीधा गोली मारते थे। अगर आपने चमकीला मूवी देखी है, चमकीला के बाद आप एक दिलशाद अख्तर की कोई बात नहीं करता, बहुत अच्छे सिंगर थे वो, तो वो लाइव शो पे गा रहे थे और उनको सीधा ही एक फरमाइश करी किसी ने, और शायद वो कॉप थे, पुलिस में काम करते थे, मे बी DSP थे, तो उन्होंने बोला ये गाना गाओ, उसने नहीं गाया, 3 बार बुलाया, बोलते सर मैं गा चुका हूँ। उन्होंने सीधा पिस्टल निकाली, ठा गोली मार दी। आज आप देखो, आप 5 बाउंसर, बॉडीगार्ड, पूरा स्वैग में आते ही, स्वैग हमने दिया इंडस्ट्री को। हमसे पहले सिंगर डरते थे कि हम बड़ी गाड़ी में जाएंगे तो शायद म्यूजिक डायरेक्टर आपको काम नहीं देगा। मैं हमर में आया था, मुझे शान बोलता तू ऑटो पे जाएगा, शान मेरे भाई, कि अगर तू बड़ी गाड़ी लेके जाएगा तो म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स को ये पसंद नहीं आएगा, यार क्यों आ रहा है। ये स्वैग हमने दिया इंडस्ट्री को, जी के चलो यार। और आज वो सबको मिल रहा है। मैं एम सो प्राउड कि जो पापा ने ट्रेंड सेट करा है सबको वो मिल रहा है। वरना पहले ऐसे नहीं होता था कि आपको इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत मिले। अब सबको मिल रही है और मिलनी चाहिए। Coming back to your music, yes sir, which are some of the songs that you consider are more personal to you over others? Perhaps that symbolizes a love or a breakup or a particular event in your life. क्या ऐसे गाने हैं जो आपको लगता है बहुत पर्सनल है आपके लिए, क्योंकि वो आपको आपकी ज़िंदगी की कोई ऐसे इंसिडेंट्स या इवेंट्स की याद दिलाते हैं? अभी जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ कई बार इमोशनल में हो जाता हूँ गाना गाते हुए। कोई ऐसे गाने जो आपको याद हो कि पहली बार जब दिस सॉन्ग आई रिकॉर्डेड व्हेन आई वाज इन लव विद समवन? हाँ, मैं ज़्यादातर मैं जब भी गाना गाता हूँ, स्पेशली किसी रियलिटी शो पे जाके जाता हूँ, तो अगर कोई मेरा सुर छोड़ जाता है तो मेरी आवाज़ पूरी बिसोरी और डगमगा जाती है। उसका रीज़न कि मैं अंदर से पूरा इमोशनल हो जाता हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो सैड सॉन्ग गाने नहीं है, तो मैं ज़्यादातर डांसिंग नंबर ही गाता हूँ, और मैं पूरी ऑडियंस को पूरा टच वुड, जब मैं एक गाना शुरू ही करता हूँ तो पहले एक लाइन से लोग डांस करना शुरू हो जाते हैं और कंटिन्यू 1.5-2 घंटे में उनको नचाता हूँ। बट क्या कोई गाने हैं जो आपको लगता है कि वो आपके कंफर्ट जोन के बाहर? नहीं, ऐसा कोई गाना नहीं।
जो कि कंफर्ट जोन पे हो। मुझे होता है कि यार हर इंसान का एक स्टाइल है, स्पेशली अगर राहत साहब देखेंगे हम, तो राहत साहब का एक अपना अंदाज है कि जो वो गा सकते हैं वो और कोई नहीं गा सकता, और मैं उनकी जोन में जाता भी नहीं, बिकॉज ही इज देयर। आतिफ असलम का अपना अंदाज है, रोमांटिक है। अरिजीत भाई का अपना स्टाइल है, सोनू भाई का अपना स्टाइल है। देन ये करण, दलजीत, बादशाह, जो इधर सारे पॉप सिंगर हैं, इनका अलग अंदाज है। तो मैं इन सबसे अपना काम अलग करता हूँ। सबसे पहले मेरी एक ही होती कोशिश कि मेरी आवाज़ लोगों को रेडियो पे दिखाई दे, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जो आवाज़ अलग रहे। तो बट ऑल क्रेडिट गोज टू माई म्यूजिक डायरेक्टर्स, एक्टर्स एंड मेरी जो प्यारी ऑडियंस, जो 25 साल से इस पागल मिका को मेरे अंदाज में ही बर्दाश्त कर रही। But do you sometimes miss or feel like why I'm not offered many sad songs? मैंने एक गाना गाया था जो कि विच इज़ ऑफर्ड बाय मिथुन, जो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। वो था, है दिल को तेरी आरज़ू पर मैं तुझे ना पा सकूं। ये गाना था जो माथुरों भी था, साजना गाना बहुत ये गाना चला। और जब भी मेरी जो हार्डकोर ऑडियंस है, हार्डकोर फैंस है, वो मेरे को 2 गाने पर कहते हैं, एक गाना ये और एक टेल मी समथिंग मेरी जान, कर ले हमसे एक बार प्यार की मीठी बातें चारों सोनिए, सुन ले तू समथिंग समथिंग। But Mika, क्या आपका मन करता है एज एन आर्टिस्ट कि आई शुड बी डूइंग अ वैरायटी ऑफ, आई शुड बी? मुझे नहीं करना, मुझे नहीं होता कि मैं किसी और गली के बारे में सोचूं, इसलिए मैं अपने लाइफ के अंदर किंग बन के बैठा होता। मैं कभी उड़ते तीर नहीं लेता, मुझे ये करना है, एक्सपेरिमेंट नहीं करता लाइफ के अंदर। मेरा काम ही प्रैक्टिकल का है, मैं जाऊंगा और ऑडियंस को फोड़ दूंगा, नचा दूंगा, पागल कर दूंगा। वहां जाके सडनली ऑडियंस खड़ी और मैं अपना लुक इनटू माय आईज यू सी व्हाट यू मीन टू मी सच यू हार्ट, मैं अपने कीड़े निकाल सकता हूँ, अपनी गायकी दिखा सकता हूँ, पर मेरा होता है कि यार ऑडियंस मुझे देखने आई है और मैं जो जो ऑडियंस में से उम्मीद करती है मैं वही काम करूं। तो बहुत सारे सिंगर्स हैं और सडनली शो पे बेचारे कुछ और ही गाना शुरू हो जाते हैं, तो कई बार ऑडियंस बोर हो जाती है, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं सिर्फ उनको वो ही दो जो वो सुनना चाहते हैं। Zakir Hussain, he passed away at the age of 73 in San Francisco. बिल्कुल, मैं उनके बारे में बात ही करना चाहता था, बिकॉज आई थिंक पूरे वर्ल्ड की जो म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत बड़ा ये एक झटका लगा है, बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि बचपन से लेके अगर तबला हमने सुना है या तबले पे किसी का नाम सुना है या कोई तबला प्लेयर को हम जानते हैं, तो वो एक ही है, वो है जाकिर हुसैन साहब। और उनके जो पिताजी थे अल्लाह रखा साहब, उन्होंने बहुत नाम कमाया पूरे वर्ल्ड वाइड। और उनकी जो शुरुआत हुई थी पंडित रविशंकर जी, जो सितार बहुत अच्छी प्ले करते थे, तो वो उनको इंडिया के बाहर लेके गए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड रविशंकर जी पंडित रविशंकर जी बहुत पॉपुलर थे। शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता होगा, पता भी होगा अगर आप गूगल पे जाके ढूंढेंगे कि जो बीटल ग्रुप है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैंड, बीटल बैंड, उनका जो मेन लीड सिंगर है पॉल मैकेटनी, ही वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ पंडित रविशंकर जी। एंड वो वहाँ से फ्लाई करके इनको यहाँ मिलने आए, इनसे प्रॉपर उन्होंने सितार की तालीम ली है। तो ये जो वर्ल्ड वाइड एक अलग हिंदुस्तान की पहचान बनाने वाले असली लोग ये हैं। हम झूठ बोलते हैं सारे कि हम वर्ल्ड पे पता नहीं क्या ले गया, कुछ नहीं हमने करा। हम वर्ल्ड में वही कर रहे हैं जो हमें आता है और जो वर्ल्ड सुनना चाहता है। तो एक्चुअली में जो हिंदुस्तान का ट्रू म्यूजिक जो है वो ये लोग ही पूरे वर्ल्ड में लेके गए हैं थ्रू तबला। अब सरोद वादक हमारे अमजद अली खान साहब हैं, या अल्लाह रखा साहब ने बहुत नाम कमाया, या बांसुरी में हमारे चौरसिया साहब, हरि प्रसाद चौरसिया जी ने बहुत नाम कमाया। तो असली म्यूज़िक इंडिया का पहचान बनाने वाले ये लोग हैं। तो मैं अल्लाह ताला से, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे। और लेजेंड्स कभी मरते तो है नहीं, उनकी हमेशा यादें बरकरार रहेंगी। और जैसे कोई चीज़ बंदा लेके आता ना, नई चीज़ लेके आता, उनमें से जाकिर हुसैन साहब है जिन्होंने हिंदुस्तान की तबले की पहचान पूरे वर्ल्ड में वो लेके गए। तो आज के बाद अगर कोई भी बच्चा तबला बजाएगा तो वो उनको ही फॉलो करेगा। और जैसे माइकल जैक्सन साहब हैं, जब वो गए हैं तो वो ऐसा छोड़ गए कि हम उससे बाहर नहीं आ पा रहे। जो भी बड़ा पॉप सिंगर होगा, उसकी लाइटिंग, उसकी प्लानिंग, उनकी लाइव शोज, वो सिर्फ वही कॉपी करेगा जो
माइकल जैक्सन ने करी हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो एक लेगेसी और एक अपना स्टाइल और अपना हुनर दुनिया को दे के जाते हैं, जिसको हम सारे लोग फॉलो करते हैं। उनमें से जाकिर हुसैन साहब। कभी आप मिले थे उनसे? मैं मिला हूँ और बहुत अच्छी पंजाबी वो मेरे साथ बोली उन्होंने। मैं वही जिमा वार्ड में मैं मिला था। खैर दिलीप भाई तो बहुत बार उनको मिले, तो बहुत अफसोस रहेगा कि इतने बड़े लेजेंड्स चले गए हैं, पर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आपको याद है आपने क्या आपकी बातचीत उनके साथ क्या की थी? नहीं, मुझे देख के वो पंजाबी में शुरू किया, होर मिके की हालचाल, मैं पूरा मैं भाई सत श्री अकाल मैं थोड़ा, बिकॉज अल्लाह रखा साहब भी बहुत अच्छे पंजाबी बोलते थे एंड आई गेस वो पंजाबी ही थे। और बहुत अच्छा उन्होंने अपना, जितने अच्छे वो आर्टिस्ट थे उतने ही अच्छे वो इंसान, वेरी डाउन टू अर्थ। उनकी बॉडी लैंग्वेज में कभी लगता नहीं था कि हम जाकिर हुसैन साहब के साथ बैठे हैं या पाँव छू रहे हैं उनके। Oh, nice. And finally, Mika, when you do your stage shows, your music shows, which are some of the songs with which you like to start your show, and the one that you always end your show with? देखो नॉर्मली मैं अभी जब से मेरा गाना दमादम मस्त कलंदर आया, तो सबसे पहला गाना मैं यही गाता हूँ, बिकॉज मेरे पास कोई स्लो गाना ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी और अजीब बात है, तो उसके लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ। जैसे मैंने कुमार सानू साहब का गाना है, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। तो मैं कोशिश करता हूँ ये गानों से भी मैं शुरुआत करूँ, ताकि क्योंकि मेरे गाना ही सारे डांसिंग है, तो मेरा दूसरा गाना ही मौजे आता, तो लोग पहले ही इतना पागल हो जाते। फिर मुझे जो वहाँ की सिक्योरिटी होती है, ऑर्गेनाइजर होते हैं कि भाई इनको बिठाओ, तो मेरे शो पे बड़ा मुश्किल होता है कि लोग टिक पाएं। और पंजाबी गाने में नहीं गाता, तो कूद के स्टेज पे ही आ जाते हैं। तो मेरे पास यही 2-4 गाने हैं। फिर मैं ये भी गाता हूँ, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल। तो जब ऑडियंस मेरे साथ गुनगुनानी होती है तो मैं स्लो एक मेडली जरूर गाता हूँ, ताकि लोग बैठ जाए, शांत हो जाएं, अदरवाइज वो डांस ही करते रहते हैं। और क्लोजिंग सॉन्ग कौन सा होता है? क्लोजिंग में जैसे सुबह होने ना दे, तो उसके अंदर दिलीप पाजी की जो मेडली होती है, तारा रारा, जो सारे सिंगर्स गाते हैं, तो मैं वो उससे क्लोज करता हूँ। आपका कोई अपना गाना नहीं सर क्लोज करता? सुबह होने से शुरू करता हूँ, ओके। देन फिर, बिकॉज उस पर पूरा शो यहाँ पे छोड़ के मुझे भागना ही होता वहाँ से। Well, with that, I want to thank you for taking time out and talking to me. थैंक यू विशाल भाई। आप बिलीव करें कि इतने पॉडकास्ट चल रहे हैं और सभी लोग बेचारे पॉपुलर भी हो रहे हैं, मीका सिंह आपको कहीं किसी पॉडकास्ट में नजर नहीं आएगा, बिकॉज मुझे जरूरत नहीं कि मैं किसी के साथ बैठ के अपनी प्रशंसा करूं, मैं अपने बारे में बताऊं, बिकॉज किंग इज ऑलवेज किंग। बट विद यू आई एम सो हैप्पी कि आप आए हैं। और स्पेशली मुझे लगा कि हाँ, पुष्पा 2 सुपरहिट गई, और जब मैंने ये मूवी देखी है, बहुत ही प्यारी मूवी है, अमेजिंग मूवी है, और कमाल का एक्टर है। स्पेशली उनका एक परफॉर्मेंस था जिसमें वो काली माता का रूप धारण करके आते हैं, उसमें तो पूरा गूज़बम्प आपके गूज़बम्प खड़े हो गए थे मेरे, कि ही इज़ द फैंटास्टिक आर्टिस्ट, एक्टर एंड द डायरेक्टर। जिन्होंने इतनी अच्छी ये फिल्म बनाई है, कमाल के डायरेक्टर हैं। और हमारे गणेश आचार्य जी, आई लव यू सर, यू आर ग्रेट। Thank you so much. And जाते जाते, like you end your music shows, would you please like to give us a medley of your famous songs? शाम इस टाइम मेरा गला नहीं खुलता, लेकिन मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। ये जो गाना है इसकी भी स्टोरी है, सुबह होने ना दे, विच इज़ कंपोज बाय हमारे लेजेंड प्रीतम दा। प्रीतम साहब ने ये गाना रिकॉर्ड कराया थे। बोलते यार वो जो जैसे अमिताभ बच्चन बोलता तेनू मैं लव करदा, तो ऐसा चाहिए अमिताभ बच्चन साहब और मीका सिंह का मिक्स करके आवाज़ निकालो, एटीट्यूड और मेलोडी। तो इस गाने में बोलते हैं शायद गाना यार अक्षय पाजी को पसंद नहीं है, शायद ये गाना रिलीज ना हो, पर तू गाना चाहता है। मैं क्या, मुझे गाना, मेरे को 2 ऑप्शन थी, इंग्लिश ठुमके, तो मैं क्या नहीं, मुझे ये गाना गाना है। अच्छा। तो यकीन मानो जब ये गाना आया, ये गाना फिल्म का 4th सॉन्ग है, ये फिल्म का टाइटल सॉन्ग नहीं। इसके जैसे ये गाना रिलीज हो, उसके पहले कौन से गाने थे, ये गाना नंबर 1 हो गया, ऐसा लगता है ये टाइटल सॉन्ग है। तो ये गाना मैं आपको सुनाता हूँ। और इस गाने में एक बात मैंने और चीज़ करी थी, कि जब मैं इंडस्ट्री में आया, उसमें पहले रूल था कि 2 एक्टर्स के लिए, 2 हीरोज़ के लिए 2 सिंगर्स की ज़रूरत होती थी। तो जब से मैंने एंट्री मारी, मैं एक गाना गाता हूँ तो उसके अंदर 4-4 हीरो डांस कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल गणपत, सिंग इज किंग, अपनी तो जैसे तैसे अक्षय भाई है उसके अंदर, रितेश एंड अर्जुन रामपाल। देन इस पे आ जाओ अपने जो सुबह होने ना दे में,
देसी वॉइस अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम। तेनू मैं लव करदा बेमतलब करदा हो बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए साडी तां देसी है अदा साडे ते हो जाने फिदा हो बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए सुबह होने ना दे साथ खोने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे मैं तेरा हीरो। lovely Thank you, Vishal. nice meeting you, thank you so much। Thank you, Vishal ji. Thank you so much.